बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लीफ एरिया। मैं आज के अपने इस वेबिनार में अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको टॉपिक से नज़र आ रहा है कि हम आज ड्रैगन फ्रूट पे ये वेबिनार करने जा रहे हैं। वेबिनार की थोड़ी सी डिटेल से पहले मैं थोड़ा सा PHDEC का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगर हम विजन की बात करें तो जो PHDEC का विजन है वो ये है कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान को एक मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने वाला मुल्क बनाना है। अगर हम इसके मिशन की बात करें तो मुल्क में हार्टिकल्चर रेवोल्यूशन के जरिए इसके प्रोजेक्ट्स को ला के जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना और मुलाजमतें पैदा करना और एक नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना जिससे हम अपनी यील्ड को ज़्यादा ले सके एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। हम अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम अभी हमारे जो फार्मर्स हैं वो कुछ नई टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे उसकी यील्ड पे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़री DGP में जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है उनका जो है वो हिस्सा बढ़ाना। तो ये हमारा जो मेन मिशन है PHDEC के वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं थोड़ा सा PHDEC का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैंडेट है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ये सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारा जो वेबिनार है वो फोकस कर रहे हैं हमारे इस मकसद पे, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। बेसिकली हम PHDEC अपने जो जो भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहे लेकिन हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि अपने किसानों को पहले तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में ब्रीफ करना और फिर उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना के उसको एक्सपोर्ट करना। तो ये ड्रैगन फ्रूट पे जो वेबिनार का मकसद भी यही है कि किसानों को थोड़ा सा इसके बारे में आगाही फराहम करना, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्लाइमेट है वो इसके लिए सूटेबल है और डिफरेंट एरियाज में हमारे फार्मर्स इसको काश्त कर भी रहे हैं। और उसके जो हमारे जो फार्मर्स काश्त कर रहे हैं वो भी आज हमारे वेबिनार में होंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। इससे पहले भी PHDEC सिर्फ यही नहीं कि ड्रैगन फ्रूट को लेके आया, इससे पहले भी हम जिंजर जो है उसको हम पिछले 2-3 साल पे काफ़ी फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अब सक्सेसफुल जो है वो कल्टीवेशन हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि जिंजर का जो इम्पोर्ट बिल है वो अराउंड 90 बिलियन रुपीज़ है। तो एक मकसद तो ये है PHDEC का कि जो हॉर्टिकल्चर की सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं, जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे फोकस करना, उसके म्यार को बेहतर बनाना। सेकेंडली हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसको रिड्यूस करना, ये भी जो PHDEC है इस पे भी काम कर रही है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना है इस पे हम काम कर रहे हैं। वाइट ओनियन की एक एग्जांपल है, उसमें हमने 2-3 वेबिनार्स भी किए हैं। उस पे हम एक फिजिकल एक्टिविटी भी करके आए हैं MLC में। वाइट ओनियन का भी काफ़ी स्कोप है चाइना में, तो उस पे भी हमारा जो है ना वो काफ़ी PhD ने काम किया और उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का और लोग अभी उसको उसकी सोइंग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो हम पीछे सेशंस कर चुके हैं, एक तो मैं आप लोगों को ये अर्ज करता चलूं कि इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है ना ऑल सेशंस की, वो अवेलेबल है हमारा यूट्यूब चैनल पे, जो मैं थोड़ी देर में अपना यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सेकेंडली जो हम सेकंड अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात कम करके मुसाफत में इजाफा करना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे काम जो है वो PHDEC इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किया और फ्यूचर में भी प्लानिंग्स है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है उस पर बात की जाए, उसको कैसे कम किया जा सकता है। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना। तो इसमें पैकेजिंग और स्टोरेज इस पे भी काफ़ी काम है। जो हमारी मेजर प्रोडक्ट्स हैं उस पे तो हमने बहुत से वेबिनार्स किए हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी की हैं। सेकेंडली जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं, बरामदी कवानीन, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, SPS रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे सेशंस काफ़ी हो चुके हैं और उस पे हमारी मीटिंग्स भी काफ़ी अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे होती रहती है। जो हमारा I'm sorry, we had some internet connectivity. तो So अभी
अभी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर दिया PhDC का। आज का वेबिनार जो है इसमें साजिद इकबाल संधू साहब हैं, DG पंजाब हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ATDC। मुख्तलिफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सेशंस करवा चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम जो इसके स्टैंडर्ड हार्वेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं, इसकी चूंकि आपको पता है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत पेरिशेबल हैं, और इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो तकरीबन 30% के आसपास हैं। तो इनको भी मिनिमाइज करना है ताकि हमारी यील्ड अल्टीमेटली बढ़ सके। और हार्वेस्टिंग के जो जितने भी मेथड्स हैं उनका चूंकि डायरेक्ट रेलिवेंस होता है हमारी अल्टीमेट प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, तो सीईओ साहब के डायरेक्शन के ऊपर हमने अपने जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कवर करते हैं, जो कि आज का सेशन होगा। अभी जिस तरह जाफर ने आपके साथ जिक्र किया कि हम ड्रैगन फ्रूट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड टू एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, हम लोग जो जिस कंपोनेंट को कवर करते हैं वो हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग टेक्निक्स। और तीसरा मार्केटिंग है, जिसके अंदर हम B2B मीटिंग्स करते हैं, TDAP के जो ट्रेड मिशंस हैं उनको इन्वॉल्व करके। तो ये तीनों जो वैल्यू चेन के जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, PIDC उसके ऊपर रेगुलरली काम कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे CEO साहब अतर खोकर साहब हमारे साथ हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सेशन के बारे में, PIDC के वे फॉरवर्ड के बारे में और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसके बारे में बात करें। ओवर टू CEO साहब सर। थैंक यू खावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का टॉपिक है, हमने जो ये प्रोडक्ट रखी है, इट इज़ वन ऑफ द निश प्रोडक्ट पाकिस्तान की। लेकिन इसका एक्सपोर्ट बहुत निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। रीज़न ये है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और इसका जो है यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में डिमांड बहुत है। आपको पता होगा कि हमारी 5 या 6 प्रोडक्ट हैं हॉर्टिकल्चर की, जो टोटल 90% ऑफ हमारा जो 700 मिलियन to 800 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है हॉर्टिकल्चर का, वो पार्ट है। हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट बास्केट जो है हॉर्टिकल्चर की, वो बहुत कम है, निग्लिजिबल है। उसकी वजह जो है ना, उसमें हमारी अपने भी काफ़ी कमजोरियां हैं, और दूसरा उसके काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर भी है कि हमने उस पर तवज्जो नहीं किया, डाइवर्सिफाई नहीं किया हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की तरफ, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। जब तक कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, हमारे ग्रोवर को, एक्सपोर्टर को डॉलर में पैसे नहीं मिलेंगे, वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जरूरत इस चीज की है कि हम ये जो आज का जो इवेंट करा रहे हैं, कि इसको किस तरीके से फर्दर इम्प्रूव किया जाए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में, और इसको किस तरीके से वो काबिल किया जाए कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। ये हमारे लिए भी लर्निंग के बारे में एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं, हमसे कोई PhD करे। बहुत शुक्रिया साहब। हमारे इस प्रेजेंटेशन जो है जी, मैं सीईओ एक साहब। और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा ये सेशन जो है, एक स्टैंडर्ड ये होता है कि जो हमारे स्पीकर हैं सिर्फ उसकी वीडियो ऑन रहे, रिमेनिंग जो है वीडियो वगैरह अगर आप लोग ऑफ कर दें तो बहुत शुक्रिया। ये जब से कोविड के बाद जो ये शुरू हुआ है सिस्टम इसका, ऑनलाइन का, वर्चुअल का, तो ये इट हैज बिकम अ कॉमन स्टैंडर्ड। तो जो स्पीकर है सिर्फ उसकी वीडियो ऑन रहती है, रिमेनिंग अगर अपनी वीडियो ऑफ करें तो, क्योंकि इससे काफी जो है ना वो होती है, अटेंशन डाइवर्ट होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे साजिद इकबाल संधू साहब से। साजिद साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है माशाल्लाह, इनका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। और साजिद साहब की जो कवरेज है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, वी वुड लाइक टू हाईली अप्रिशिएट हिम। साजिद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, मैं सुन रहा हूँ जी। और क्योंकि सुनते सर हुए म्यूट प्रेजेंटेशन हुआ शेयर था। करिएगा सर। जी जी, स्क्रीन शेयर कर दें जी। जी जी, आपको अलाउ कर दिया है सर। बिल्कुल ठीक है जी। ये मैंने इसको कर दिया है, प्रेजेंटेशन को स्क्रीन शेयर में। और देख पा रहे हैं जी इसको? जी बिल्कुल ठीक, देख पा रहे हैं जी। सर यू मे स्टार्ट नाउ सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बरकत नाम से आज की हम सेशन का आगाज़ करते हैं जी। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सुन भी पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। तो मीनवाइल मैं अपने मोबाइल को म्यूट पे कर रहा हूँ जी, ताकि कॉल्स डिस्टर्ब ना करती रहें साथ साथ। ओके। तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री और बकिया चीज़ों के मुतालिक हम जो बात कर रहे थे, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम ड्रैगन फ्रूट और उसकी इंडस्ट्री के मुतालिक आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मेरा टॉपिक जो मुझे ज़्यादा इसमें होगा कि ड्रैगन फ्रूट को पाकिस्तान में किस तरह से उगाया जाए, किस तरह से इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसकी एक्सपोर्ट के पैरामीटर्स जो कि फार्मर लेवल के ऊपर हैं उनको बेहतर बनाया जाए। मैं यहाँ से एक दफ़ा पूछना चाहूँगा जी कि मेरी साउंड, मेरी वॉइस आप लोगों को ठीक आ रही है? जी साजिद साहब, आपकी आवाज़ क्लियर है, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं जी कि ड्रैगन फ्रूट की पाकिस्तान में जो काश्तकारी और ये सारी चीज़ें करने से पहले मैं एक चीज़ बड़ी वाजे करना चाहूँगा। बहुत सारे फार्मर्स ने पिछले 2 दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें जो कि उस बुनियाद पे मैं स्टार्ट और आगाज़ जो करना चाहूँगा ना, वो इस बात से करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो डिस्ट्रस्ट लेवल जो है बहुत ज़्यादा फार्मर्स का, और उसके पीछे बिल्कुल श्योर रीजंस हैं कि बड़ी यकीनी वजूहत वो ये है कि जिम्मेदार पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ चीज़ों से धोखे खा चुका है, परेशान हो चुका है। और उसके पीछे बहुत सारी वजह उसकी लाइलमी भी है, उसकी नेग्लिजेंस भी है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा ना करना, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको अपने साथ अलाइन ना रखना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमारे फार्मर्स जो हैं वो उस तक पहुँचते नहीं हैं, उनको पहुँचना चाहिए। एग्रीकल्चर रिसर्च मौजूद है, एक्सटेंशन मौजूद है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, जिनसे आपको हर वक्त राब्ते में रहना चाहिए। आजकल के दौर में तो आपसे सिर्फ एक ईमेल की दूरी पे है, आपसे एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे है। NARC जीवन के साथ जो कुछ हुआ माजी में, वैरायटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के साथ हुआ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि गन फूड के साथ वैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल वैसा हो सकता है जी। अगर आज इसकी हाइट कह देते हैं ना जी, ये जो हम कामयाबियां तो हासिल कर रही हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 15 से 20 के ऊपर कास्ट किया जाता है, स्टेकिंग की जाती है, कि इसको इसको ट्रेन करके चढ़ाया जाता है पौधे को किसी भी ऐसे मीडिया के ऊपर, जैसे कि आप इसको लकड़ी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, बैम्बू पे चढ़ा सकते हैं, आप इसको कोई भी सीमेंटेड पिलर्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और फिर ये हर आगे हम डिस्कस करेंगे। शुरू की पहली तस्वीर आ गई, तो ये इसकी अल्टीमेट शेप है जो कि आज पाकिस्तान में अवेलेबल है। लोग इसको लगा के इस शक्ल के अंदर देख रहे हैं। ओके, हम बात करते हैं अच्छी एग्रीकल्चर की, गुड एग्रीकल्चर की। हम बात करते हैं कि जी अच्छी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है बेहतर समझ बूझ है और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बर करम याद रखिएगा कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह का फैसला है। जो लोग नॉलेज लिए बगैर, इल्म लिए बगैर काम करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तानी फार्मर की मिसाल यहाँ से देना शुरू करूँगा कि अगर आप एक बड़ी अच्छी गाड़ी किसी को चलाते हुए देखते हैं, और आपने उसको चलाते हुए देखा बगैर उसके बारे में इल्म लिए हुए कि वो गाड़ी को चलाना कैसे है, उसके गियर कहाँ पे होते हैं, उसका स्टीयरिंग कहाँ पे है, आपने सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर उस गाड़ी में बैठ के उसको ऑन करके गाड़ी पे सड़क पे निकाल लिया, तो हो सकता है कि आप पूछ पछा कर उसको थोड़ा बहुत चला तो लें, लेकिन जब ट्रबल शूटिंग होगी, जब आपने उसके यूटर्न लेने होंगे, जब आपने गाड़ी को किसी ऊंची नीची जगह पे चढ़ाना होगा, तो आप लाजमी उसका एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो बराए करम सबसे पहले उन फार्म्स पे तशरीफ लाएं जहाँ पे आपने ये इल्म सीखना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज लें, चीज़ें देखें, उसके बाद काम को स्टार्ट करें। ये किसी भी, ये सिर्फ इस
फल के लिए नहीं है कि हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं या पपाया की बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की। ये हर फसल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले उसको सीखें, देखें, जानें, एनुअल यकीन लें, आंखों से देख के यकीन हासिल करें और हक़ुल यकीन लें, उसके बारे में बिल्कुल 100% जानकारी लेके कि क्या वाकई एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस काम को स्टार्ट करें। तो हम स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पाकिस्तान में लोगों को राय देते हैं, आगाही देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। ये एक जनरल टॉपिक जो हम हर सेशन के अंदर बताते हैं। तो ये मेरा जनरल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जी। मैंने जरी यूनिवर्सिटी में 7-8 साल पढ़ाया है। साजिद इकबाल संधू मेरा नाम है और मैंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जो है वही पढ़ा और वही पढ़ाया। और इस वक्त जो है मैं एग्री टूरिज्म के अंदर और ग्रीन सर्कल के अंदर जो है वो अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये जनरल सा और हमारा इदारा जो है इस वक्त जो है इसका नाम ग्रीन सर्कल। ग्रीन सर्कल एक कंसल्टेंसी देने वाला इदारा है, यानी कि एग्रीकल्चर में मशवरे देने वाला, गाइडलाइंस देने वाला, समझाने वाला। हम ना सिर्फ आपको ये बताते हैं कि लाहौर किस तरफ है, बल्कि हम आपको लाहौर तक पहुंचा के भी आते हैं। यानी कि हमारे पास ट्रेंड फार्म मैनेजर्स मौजूद हैं, सुपरवाइजर्स मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ अच्छा पढ़े हुए हैं बल्कि अच्छा नॉलेज भी रखते हैं और अच्छी ट्रेनिंग भी ले चुके हुए हैं। वो तमाम लोग जो हैं वो फार्मर्स को गाइड करने के लिए और जो गलतियां जनरल फार्मर करता है उससे बचाने के लिए उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम बात करते हैं जी। ड्रैगन फ्रूट जो है वो पाकिस्तान में लकीली और अनलकीली तशरीफ लेके आया। लोगों ने उसको किसी भी तरीके से पाकिस्तान में लेके आए, लीगली और इलीगली। ये बात की बहस होगी, हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये क्योंकि डिपार्टमेंट का क्लेम है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खास तौर पे इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। ये मेरे अल्फाज में, इसको लाजमन ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। इस वक्त अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंटरवीन नहीं किया और इन वैरायटी को सर्टिफाई नहीं किया, तो हर बंदा हर वैरायटी को अपनी वैरायटी अपना नाम दे के या जो किसी को पसंद है वो नाम दे के बेचता रहेगा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बड़ी अच्छी फसल से लोग माजी में जैसा होता है उसी तरीके से मायूस भी होंगे, नुकसान उठाएंगे और आने वाली फसलों से असलम डॉक्टर साहब, गाफिल भी आवाज होते नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, सर बाकी लोगों को आवाज आ आवाज रही है आ जी? रही है। आ रही है आवाज आ रही क्या? सर। हाँ सर, आप जारी कंटिन्यू करें, आप रखें कंटिन्यू प्लीज करें। सर। ओके। अच्छा, अगर किसी एक दो दोस्त को आवाज नहीं आ रही है ना तो वो कोशिश करें रिफ्रेश करके देख लें। टेक्निकली क्योंकि मैं भी इसमें कमजोर हूँ कंप्यूटर के सर मतलब। और जिस मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे इकबाल साहब, जिस बंदे का कोई इशू है सर, आपसे गुजारिश है कि आप रिकनेक्ट कर लें, स्पीकर साहब को चलने दें, क्योंकि बिल्कुल ठीक चल रही है उनकी प्रेजेंटेशन। साजिद साहब आप जारी रखें प्लीज। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और खास तौर पे सीड सर्टिफिकेशन वालों से और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से, इनके शायद नुमाइंदे आज प्रेजेंटेशन में मौजूद भी हैं। तो ये पहले ही लेवल पे मैंने कहूँगा कि जी बर करम वराइटीज़ को एवेल्यूएट कर लें कि पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी वराइटीज़ कौन सी हैं, हमने उनको कैसे लेके चलना है, फार्मर्स को कैसे पहुँचाना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है और सर्टिफिकेशन कैसे करनी है। ये आज की हमारी पहली बात है। तो पाकिस्तान चूंकि हम हमेशा से सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं, तो पाकिस्तान एक लंबाई में फैला हुआ मुल्क है। इक्वेटर से लेके तो हम इक्वेटर से हम लेंथ में फैले हुए हैं। एक ही वक्त में 40 डिग्री टेम्परेचर भी होता है और -20 भी होता है, बल्कि -30 भी होता है। तो इस इतनी वाइड रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फल जो है वो फिट इन और चिप इन कर जाता है। आप देखिए हमारे पास इतनी वैरायटी है कि हम एक ही दिन के अंदर, एक ही वक्त के अंदर जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है खुबानियाँ भी लग रही होती हैं, बादाम भी लग रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एवोकाडो और दूसरी चीज़ों को साथ लेते हुए पपाया तक भी कल्टीवेट हो रहा है। और आप देखें ड्रैगन भी यहाँ पे लगना शुरू हो गया है, जो कि वार्म क्लाइमेट का ज़मीनों का लगाने वाला है, जिनके टेम्परेट जोन का, ट्रॉपिकल जोन का लगाने वाला पौधा है। और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि इसने प्रॉपर प्रोडक्शन देने का भी आगाज कर दिया। ये एक अलग बहस है, कम देर है ज़्यादा देर है, पूरी दुनिया के मुकाबले में इसकी प्रूफिंग एंड फ्लावरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी सेल्फ इनकम्पेटेबल वराइटीज़ जो हैं, यानी कि जो खुद फल नहीं उठा सकती हैं, उनको अगर यहाँ पे काश्त कर दिया गया तो फिर जिम्मेदार जो है इसके ऊपर फूल ही देख सकेगा, इसके ऊपर फल नहीं ले सकेगा। तो हमने इसके ऊपर सेल्फ कोलेटेड वराइटीज जो है उनको लेके चलना है। तो क्लाइमेट हमारा जो है, खास तौर पे हमारा क्लाइमेट जो है बड़ा ही सूटेबल है। किन किन रीजन्स के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर और पूरे सिंध के अंदर, जहाँ जहाँ पे
पानी अच्छा दस्तियाब है। अच्छा, इसको कड़वा पानी भी रास है, इसको कम पानी भी रास है। आप इसको महीना पानी ना भी दें, पौधा मरेगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि अच्छा फल लेने के लिए ज्यादा पानी, मुनासिब पानी और जमीन के अंदर नमी को लगातार बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है। अगली स्लाइड में आता चलेगा। सूटेबल ड्रैगन फ्रूट वराइटीज कौन कौन सी हैं, इनके वराइटीज के नाम मैं बाद में बताता हूँ। जैसे फ्लैश की बुनियाद के ऊपर अगर हम बात करें तो वाइट फ्लैश वाली हमारे पास वराइटीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं, येलो वाली मौजूद हैं और रेड वाली मौजूद हैं। जो पीले फ्लैश वाली हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, महंगी होती हैं, उनका टेस्ट पसंद किया जाता है। जो जैसे कि येलो ड्रैगन फ्रूट्स हैं हमारे पास, और जो रेड वाला है वो मीठा ज्यादा है, वो पाकिस्तान के टेस्ट के मुताबिक है। खैर पूरी दुनिया में भी खाया जाता है, चाइना में खास तौर पे रेड वाला बहुत पसंद किया जाता है। उनका तो ये तकरीबन सकाफती और मजहबी टाइप का फल भी बनता है, और इसलिए चाइना में और खास तौर पे जितनी येलो नेशन की कंट्रीज हैं, जिन्हें आम अल्फाज फीने मुल्क कहते हैं, फीने मुल्कों के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। हमने, मैं एक बहुत बड़ा एक फिक्रा बोलूंगा, हमने लोगों को दुनिया के लिए उगाना नहीं सीखा। हमने हमेशा अपने लिए उगाया है कि हम पाकिस्तान में क्या खा सकते हैं। हमें चौंसा बड़ा पसंद है, हमें अनवर रटोल बड़ा पसंद है। क्या हमने कभी सोचा है कि दुनिया को क्या पसंद है? जो दुनिया को पसंद है हमने उनके लिए वो उगाना है। हम पाकिस्तानी फल उगा के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जो दुनिया में रह रही है उसके लिए उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त हमें दुनिया के लिए उगाना है, ग्रो फॉर द वर्ल्ड के नारे के ऊपर चलना है। और उसके लिए ये फल एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन सकता है कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके चलना है। जो दुनिया मांग रही है हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके उसको उगाना है और दुनिया को पेश करना है। इसके जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कि विटामिन सी और ई इसके अंदर मौजूद हैं, डाइटरी फाइबर्स बड़े मौजूद हैं। और इसका जिस किसी को इसको जायका और टेस्ट पसंद आ जाता है वो बहुत बड़े शौक से खाता है। मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि जी मैंने जायका पसंद नहीं आया। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसका जायका वाकई उनको अच्छा ना लगा हो, पसंद ना आया हो। मैंने जो खाए हैं मुझे उनका टेस्ट बड़ा पसंद आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूंगा कि 1999 2000 में मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर फैसलाबाद में स्ट्रॉबेरीज लगाई थी। तो स्ट्रॉबेरीज जो थी उस वक्त, आज तो आप देखते हैं ना जगह जगह पे, हर रेडी पे, हर जगह पे मौजूद है। उस वक्त स्ट्रॉबेरीज हमें खिलाने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए हर घर में गिफ्ट भेजने पड़े थे, क्योंकि हमारा आड़ती हमसे स्ट्रॉबेरी खरीदने को तैयार नहीं था। और उसका कहना था ये खट्टा फल है। आप अंदाजा कीजिएगा 25 साल पहले, 25 ईयर्स बैक, उस वक्त इसका खरीदार ही अवेलेबल नहीं था। यानी कि अवेलेबल था तो कम मिकदार में। जैसे आज हम इसको निश फ्रूट कहते हैं कि यानी कि बड़ा कम खाने वाला बंदा मौजूद है। आज से कुछ 15 साल पीछे चले गए तो हमारे पास जो पपाया लगता था, मुझे पता है कि मैं फैसलाबाद से क्योंकि रहायशी हूँ, तो घंटा घर की गिरदनवा में सिर्फ 4 रेड़ियां थी जहाँ से उसका फल मिलता था। और वो पता था कि कौन से बाजार में किस जगह पे मौजूद है। और वहाँ पे वो बद जायका और बकबका सा जो फल बदबूदार है वो अवेलेबल होता था। और बाद वक्त हकीम या डॉक्टर किसी मरीज को रिकमेंड करते थे, या कुछ लोग शौक से भी खाते थे। आज फैसलाबाद में कम अज कम को 400 लोकेशंस के ऊपर, 400 रेडियो पे, दुकानों पे, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 400 लोकेशंस के ऊपर जो है पपाया जो दिख रहा है। और लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से जायके से खा रहे हैं। और मैं फिर यहाँ पे भी रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जिन्होंने पुराना और बकबका खाया हुआ है, वो आज वाला जिसको हम रेड शेप में लेते हैं, रेड लेडी भी है, रेड प्रिंस भी है, रेड किंग भी है, येलो किंग भी है, ये वराइटीज को अगर आप खाएंगे जिनकी ब्रिक्स वैल्यू जो है 14-15% तक चल जाती है, तो 15% वाला ब्रिक्स वाला आप खाएंगे। एक तो इसके अंदर बदबू नहीं है, हीट नहीं है, तो इसके अंदर बैड स्मेल नहीं है। और आप इसको जब आप खाना शुरू करेंगे तो आप यकीन जाने कि आपको ये उन दिनों में खास तौर पे जब मैंगो अवेलेबल नहीं है तो आपको ये एक बेहतरीन फल जो है वो महसूस होगा। तो आगे हम उसके ऊपर चलते हैं जी कि रेड स्किन और वाइट फ्लैश वाले जो हैं ये सबसे कम कीमत पाते हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े होने चाहिए आपके पास। अगर आपने पूरा फार्म लगाया तो 10% आपके पास ये भी होना चाहिए, क्योंकि आपने बेचना है। तो जहाँ पे आपने सफेद अमरूद लगाया तो ऐसा सुरखा भी लगाते हैं। सुरख अमरूद को लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन रेडी पे सजाना जरूर पसंद करते हैं। तो सुरख अमरूद की एक अपनी शान होती है। इसी तरीके से जो व्हाइट स्किन वाला है खूबसूरत बड़ा लगता है, टेस्ट इसका उतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इसका रेट कम होता है। दूसरे नंबर के ऊपर होता है जो रेड स्किन वाला होता है, पर्पल फ्लैश वाला होता है, इनके अंदर जो है ये वाला इसकी मिठास ज्यादा होती है। बल्कि रेड स्किन और रेड फ्लैश वाला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
इसकी मिठास का लेवल ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसका टेस्ट पसंद बहुत किया जाता है। और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो येलो वाला पसंद किया जाता है, जिसके अंदर गुदा भी जो है वो येलो कलर का होता है। मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा उसका सारा। जिसके अंदर गुदा भी येलो कलर का होगा वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये पाकिस्तान में लगाई जाने वाली मुख्तलिफ वराइटीज़, उनका फल, उनका कटा हुआ फल मौजूद है। ये इस वक्त जो मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने पिछले कुछ 15 मुख्तलिफ फार्म्स से ली है। और ख़ास तौर पे जो लाहौर में जलो में जलो के नज़दीक जो एक फार्म मौजूद है, जो कि इस वक्त 13-14 एकड़ के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो हेड या उसकी जो ओनरशिप है वो भी एक चाइनीज़ की है। तो वो क्लेम करते हैं कि उनके पास अराउंड 30-35 वराइटीज मौजूद हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चंद एक लोग इसको लीड कर रहे हैं, जैसे राशिद साहब हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर एक बड़ा अच्छा ग्रुप उन्होंने बना के उसके अंदर लोग लीड, मतलब बेशुमार लोग हैं जो कर रहे हैं। सोहेल साहब, ये तमाम लोग जो हैं इसको, मैं खासतौर पर यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल का भी जिक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा रिसर्च आर्टिकल जिसे मैंने भी हेल्प की लिखते हुए, नुमान सियाल, जो कि सिंध में एग्रीकल्चर के बड़े अच्छे तालिब इल्म हैं, आजकल रिसर्चर हैं। तो उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा, आर्टिकल लिखे हुए। वो भी मैं प्रेजेंटेशन के बाद इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग जो हैं इसके बारे में जानकारी हो। तो ये वो वराइटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लगाई जा रही हैं, जिसमें खास तौर पे चाइनीज़ रेड जो है ये चाइना के लोगों को बड़ा पसंद है। वहाँ पे बेचने के लिए हम जो है इसको रिकमेंड करते हैं। अमेरिकन ब्यूटी वो तो सबसे महंगा है, नायाब है, कम मिल रहा है। बल्कि इससे भी महंगा जो है असूस गोल्ड येलो, जो येलो कलर के अंदर पाया जा रहा है, जिसकी इनसाइड ये बड़ा कम है, नायाब है, और इसकी प्रोडक्शन थोड़ी ज़रा कम होती है। इस वजह से भी शायद, और उसके टेस्ट और फ्रेग्रेंस की वजह से ये खुशबूदार होता है, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी है। सियाम रेड बड़ा महंगा बिकता है। और जो मैंने अक्सर फार्म्स पे लगा हुआ देखा है, जिसकी बड़ी लोग कदर कर रहे हैं, वो लेक एटाटेलियन है। लेक एटाटेलियन जो है जिसकी भी बड़ी अच्छी रेपो है कि मार्केट में बड़ा अच्छा। तो ये तमाम वो वराइटीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसके अलावा प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा। तो ये तमाम वो वराइटीज हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास इशू आता है, वराइटीज तो हैं लेकिन हमारे पास वो जानकारी नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि हम इनको पहचान सकें। हल आएगा तो पहचान लेंगे, लेकिन जब आप वो कटिंग में या पौधा लेके आएंगे तो हमारे लिए उसको पहचानना मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मौजूद था कि सर्टिफाइड नर्सरी प्रोडक्शन का, जो कि हर जिले में हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम उसी प्रोजेक्ट, उसी प्रोग्राम के अंदर इन वराइटीज को भी इनबिल्ड कर दें कि ये वराइटीज और सर्टिफिकेशन वहाँ पे गालमन के दोस्त भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, 2-3 दफा अनम्यूट करके तो साहिब चलता रहा साहब, आगे। आप कंटिन्यू रखिएगा। वो अनम्यूट कर लिया था किसी ने, वो म्यूट कर दिया हमने उनको। आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो आखिर में होगा। थैंक यू। जी डन। अच्छा, ये ना मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं मुख्तलिफ फार्म से, जो कि लोगों ने जो फार्मर्स ने शेयर की हुई है। लेक एटाटेलियन जो आप देखिए, ये वाला सबसे खूबसूरत कलर, इसका रंग, इसकी फ्रेग्रेंस, और मज़े की बात यह है कि इसकी मिठास का लेवल बड़ा अच्छा है। हम क्योंकि मीठा फल पसंद करते हैं, खटास वाला इससे ज़रा थोड़ा सा हम बचते हैं। एज पंजाब में खास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे मीठा फल ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वाले जो है फल जो है ये ज़्यादा लेट कैटेगरी में पसंद किया जा रहा है। रेड ताइवान जो है ये भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो ये तमाम वैरायटीज जो है, ये रेड चाइना है, वो थोड़ा लिखने में चाइना लिखा गया है। ये चाइना, रेड चाइना जो है, इसकी मार्केट जो है हमारे करीबी मुल्क चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो एक्सपोर्ट करने के लिए लगाना चाहते हैं, इसकी श्योर वराइटीज़ जो हैं रेड चाइना के हासिल करेंगे, ताकि और दूसरा एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में 10-12 को तो मैं भी जानता हूँ जो उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश, और यकीनी तौर पे अवेलेबल भी है। तो कोशिश करें कि एक श्योर एक्सपोर्टर के साथ जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट करके तो फिर आप इस फार्मिंग में आएँ। तो डिपार्टमेंट ज़ाहिर PHDC जो है हमारे साथ मौजूद है, वो इसमें करवाएंगे भी हमें। तो ज़ाहिर आप इसमें एंड में हमें इसमें गाइड भी करेंगे। तो क्लाइमेट एंड द सॉइल रिक्वायरमेंट, 20 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है ये आइडियल समझा जाता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। आइडियल है, इसमें पौधा बढ़ता है, फ्लरिश करता है, छलांगे लगाता है, तेजी से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। और जो पीएच लेवल है, इसको थोड़ा सा एसिडिक सॉइल जो हमें पसंद है। ठीक है, अल्कलाइन में हो जाता है, बिल्कुल होता है, हम करवा भी रहे हैं, लेकिन जो पसंद है इसको वो एसिडिक है। ये बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह ही आप समझिए, लेकिन इतना सख्त जान है कि आप इसको
ड्राउट रेजिस्टेंट है कि आप इसको पानी लंबा अरसा ना भी दें और हल्का फुल्का कड़वा पानी भी लग जाए तो ये बर्दाश्त करता है, क्योंकि जाहिर है ये किस्म ही ऐसी है। अच्छा, पानी देने के लिए हम आमतौर पे जो फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं वो हम इसको फरो बेड इरीगेशन जो रिकमेंड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसको मॉडिफाइड बेसिन सिस्टम के ऊपर जो लेके चले, यानी कि हर पौधा जो है उसको अलग अलग पानी का, एक की बीमारी दूसरे तक ना फैले। इसकी असल बीमारी जो है ज़्यादा पानी लगाने से इसकी जड़ों के अंदर जो फंगस प्रमोट होता है वो ही इसकी बीमारी है। मॉइस्चर की मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने इसके रूट में पानी के देने के लिए आप ड्रिप इरीगेशन के ऊपर चले जाएं या बबलर्स के ऊपर चले जाएं, और अगर साथ आप मिस्टर्स भी लगा लेंगे तो मिस्ट फॉर्मेशन से हल्का हल्का इसको पानी देते रहें तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन ड्रिप इरीगेशन जो है वाटर वेस्ट को बचाने के लिए और डेजर्ट एरियाज में या उन जगहों पे जहाँ पे कलर वाली या बुरी ज़मीनें हैं या जहाँ पे पानी मीठा नहीं है और अच्छा मीठा पानी कम दस्तियाब है, तो वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन इसका बेहतरीन मुतबादल जो है वो साबित होगा। तो इस पानी को उड़ने से बचाने के लिए दो तरकीब है जो इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये कि हम मल्चिंग करवाते हैं। मल्च ऑर्गेनिक भी हो सकती है और केमिकल यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई वो भी हो सकती है, तो जिसे वाटर अपना सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिटेन करता है और ग्रोथ भी जो उनको सप्रेस करके रखता है, पानी की यूजेज को ऑप्टिमाइज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों के अंदर रूट जोन जो है उसको हीटेड रखता है, यानी कि उसको गर्माइश देकर रखता है और पौधे की रूट में डेसिकेट नहीं करती है, मरती नहीं है, और हल्का फुल्का न्यूट्रिएंट अपटेक सर्दियों के अंदर भी इसका चलता रहता है। ये सारी चीज़ें तब अवेलेबल होंगी जब आपकी ज़मीन पल्वराइज होगी, नरम होगी, ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा उसके अंदर। ऑर्गेनिक मैटर आप 5% से प्लस रखेंगे तो ये पौधा उसके अंदर ज़्यादा अच्छा खुश रहेगा। हम अपने जो बड़े उसके बनाते हैं, आगे दिखाऊंगा आपको, 10% उसके अंदर हम उसका ऑर्गेनिक मैटर रखते हैं। तो उसके आगे भी अडॉप्टेशन जो इसकी है वो लोकल कंडीशन के अंदर वो कैसी हो सकती है, वो जो है इसके अंदर हमने बताया कि इसकी वाइड अडॉप्टेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेंज है जिसके अंदर ये अडॉप्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर बड़ी ज़्यादा मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में इसकी जो वराइटीज लोग लेके आए हैं वो एक्लेमेटाइज हो रही हैं। एक खास वक्त आएगा जब ये वराइटीज हैं ये पाकिस्तान को अपना नेटिव कंट्री जो है वो तस्लीम करने लग जाएंगी। क्यों? पहली नस्ल जो है वो रजिस्ट करती है, फल नहीं देती है, दूसरी तीसरी जो हम कटिंग से आगे बढ़ाते चलते हैं, तो एक वक्त आता है कि बेस्ट सूटेबल वराइटीज जो हैं वो यहाँ पे रिटेन कर जाती हैं। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सरगोदा और सरगोदा से नीचे नीचे कराची तक मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इसको अडॉप्ट करने की और जो वेदर कंडीशन है वो इसके लिए बड़ी सूटेबल है। सरगोदा से ऊपर जो है जैसे कि जेलम है, चकवाल है, वो साइडें वहाँ पे इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस कि वहाँ पे सर्दी ज़रा लंबा पीरियड चलती है, इसलिए इसके फ्रूट जो है उसको फ्रूटिंग के लिए कुछ टाइम पीरियड कम मिलेगा। यानी कि अगर 4 माह सर्दी रहती है या 5 माह रहती है तो 7 माह इसके लिए मिलेंगे ग्रोथ देने के लिए। एक तो जो पहला फल है वो आपका कुछ 2-4 माह लेट आएगा, आएगा जरूर, ये नहीं आएगा, लेकिन सिंध की निस्बत और पंजाब में खासतौर पर मुल्तान और बेनियर खां की निस्बत जो हमारा शुमाली इलाका जाता है उसमें इसकी पैदावार कम आएगी क्योंकि उसको टाइम पीरियड जो है वो गर्मी का कम मिलेगा। तो ये वजह इसके ऊपर आप फोकस ना कीजिएगा, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ इसमें मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ प्रोडक्शन के हिसाब से नॉर्मली हम जो क्लेम करते हैं, जो हम फार्मर क्लेम करते हैं, वो इसका ग्रॉस रेवेन्यू जो इसकी सेल्स हैं तो 2 मिलियन से ऊपर क्लेम की जाती हैं थर्ड ईयर में जाके, तीसरे साल में, कि आप तकरीबन को 20 लाख रुपए का 1 एकड़ से जो है वो इसका फ्रूट सेल कर सकते हैं। और ये आमतौर पर 300 रुपए से लेके तो 500 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त आपको अक्सर लोग मिलेंगे, ये फिर मैं पॉइंट बताऊँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने हैं। क्लेम कर रहे हैं लोग यहाँ पे कि 3500 रुपये किलो में दिख रहा है, 4000 रुपये में दिख रहा है, गलत है। ये इसकी जाली कीमत है। जाली कीमत से मुराद ये होता है कि जब अभी फल मौजूद ही नहीं है, बड़ा कम मौजूद है और लोगों की ख्वाहिश है कि इसको खाएं, तो आज चाहे आप इसको 10,000 रुपये किलो भी बेच रहे हो तो यार ये बिल्कुल NARC जीवन की तरह है कि शुरू में आपने इसको बहुत महंगा बेचा, 10,000 रुपये किलो, 12,000 रुपये किलो बेचा, बाद में वो 500 रुपये किलो भी आ गया। तो हमने वो प्राइस सोची है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी कीमत जो है ये एक्सपोर्ट में मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने UAE से भी चेक की, मैंने चाइना से भी चेक की, ये रेंज करती है तो 1,000 रुपये पाकिस्तानी से लेके तो 3,000 रुपये के दरमियान में, लेकिन जाहिर है ये उधर जाके दिखेगा।
इसमें कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो बड़ी यूनिक हैं और बड़ी महंगी हैं, उनकी कीमत ज़्यादा भी मिलती है, वो 5-6 हज़ार रुपये किलो भी बिकता है। इवन देन हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो ये 300 रुपये किलो भी बिकता रहे, तो 300 रुपये किलो वाले फल मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इतने ज़्यादा पैदावार देने वाले फल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बुरी ज़मीनों पर लग सकता है, ये उन ज़मीनों पर लग सकता है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, ये उन ज़मीनों पर लग सकता है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, ये हाई डेजर्ट का फल है। वो आगे चल के बताता हूँ कैसे कैसे। तो जिन चीज़ों पे हमारे फोकस करने का है कि इसकी प्लांटिंग एंड स्टेकिंग कैसे करनी है, यानी कि इसके पौधे को जमीन में लगाना कैसे है, इसको यानी कि कलमे काट के हमने उसको कैसे लगानी है, रूटेड प्लांट हमें मिलेंगे नर्सरियों से, वो कैसे लगाने हैं। जिन दिनों में लोग इसकी शाख तराशी कर रहे होते हैं, तो आप इसकी शाखें ला के जो है अपने काम लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा दोस्त हो तो आपको फ्री में भी मिल सकती है, लेकिन जो नर्सरी से मिलेगा ज़ाहिर है वो आपको एक चार्ज करेंगे। और पाकिस्तान में इसकी मुख्तलिफ कीमतें जो है 400-500 रुपए के पौधे से लेके, तो अभी भी इसका तकरीबन 1200-1500 रुपए का पौधा भी, और चंद एक अच्छी वराइटीज जो है जो अभी रेयर है, उनकी इससे ज़्यादा कीमत भी अवेलेबल है। तो प्लांट कैसे करना है मैं आगे उर्दू में लिखी हुई प्रेजेंटेशन का दूंगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लगने हैं, हम 1,000 से लेके तो 2,000 पौधा जो है इसका लगा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन पर होल प्लांट्स, और डिपेंडिंग अपॉन कि हम इसकी कितनी आगे जो है जल्दी पैदावार लेना चाहते हैं। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसको प्रून करना जरूरी होता है। इसकी वही शाखें फल लेती हैं जो कि सर्टन हाइट पे जाके दोबारा जमीन की तरफ टर्न लेती हैं, झुकती हैं, तो झुकने के बाद उनके साथ जो है वो फल लगता है। हमने इसको 5 से 6 फुट की बुलंदी पे एक दफा लेके जाना है, उसके बाद शाखों को टर्न बैक करना है, तो फिर जो शाखें झुकेंगी ना, उन शाखों के साथ जो है इसका फल लगेगा। फर्टिलाइजेशन, हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है वो बड़ी जस्टिफाइड यूज के साथ करनी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि शुरू में लोग बाज़ बात जो है इसको बड़े जोरों शोर के साथ जो है वो यूरिया नाइट्रोजन डालते रहते हैं, गलत है। शुरू में हमने इसकी जो बेसल डोजेज हैं वो फास्फोरस की डालनी है, ट्रेस एलिमेंट्स डालने हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस को और इनबिल्ड करना है। उसके लिए हमने बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, और पीजीआर प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है इसके अंदर जो है इसको इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइजर शुरू में फास्फोरस की, जैसे कि MAP मानो अमोनियम फॉस्फेट, उसकी बड़ी मकदारें हमने इस्तेमाल कर रही हैं। DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कड़वी जमीन है सिंगल सुपर फास्फेट कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत रिलायबिलिटी इसके ऊपर चीज़ों पर नहीं है, तो फिर सबसे बेहतरीन सोर्स जो है फास्फोरिक एसिड का है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप प्री इमरजेंस वीडिसाइड इस्तेमाल करें, और इससे भी बेहतर ये है कि आप इसको मल्चिंग से कंट्रोल करें। मैं खासतौर पर फिर दोबारा बताना चाहूँगा फार्मर्स को कि क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट के लिए उगाना चाह रहे हैं, हम इसको दुनिया में भेजना चाह रहे हैं, तो हमें दुनिया के स्टैंडर्ड अपनाने हैं। बर करम याद रखिएगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ी चावल की लॉट्स हैं, इस वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं कि हम चावल को वो स्प्रे करते हैं जो दुनिया अलाउ नहीं करती है। इसी तरीके से हमने अगर इस फल को दुनिया में एक्सपोर्ट करना है, तो आज से हमने अपने जरिए माहिरीन से मशवरे से हमने इसके ग्लोबल गैप के मुतालिक, यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के मुतालिक जो है हमने राय लेनी है, कौन कौन से अच्छी प्रैक्टिसेस जो हम इसके अंदर ले सकते हैं। वो तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं ग्लोबल गैप की, कि हमने इसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, हमने इसको महसूस कैसे करना है, हमने इनको किस तरीके के साथ जो है वो अच्छी प्रोडक्शन पे लेके जाना है, और दुनिया को हमने क्या चीज़ नहीं खिलानी है वो हमें लाजम पता होना चाहिए कि कौन से विजिसाइड स्प्रे मना है, कौन से इंसेक्टिसाइड स्प्रे मना है, और कौन से इसके ऊपर एंटी फंगल और सारी चीज़ें पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो है इसके अंदर मना है। उसके लिए प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट जो है वो लाजमन जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। तो फर्टिलाइजर कौन कौन सी देनी है, ऑर्गेनिक बेस्ड कौन सी है, इनऑर्गेनिक कौन सी है, अलाउड कौन सी है, और वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर जो है लेके चल रहे हैं। प्रूनिंग और ट्रेनिंग, प्रून कैसे करना है, कहाँ से काटना है तो नई शाखें निकलेंगी, किन आंखों को बचाना है इसके, कौन से इसके ट्विग्स को लेके चलना है, और इसको किस तरीके से ट्रेन करना है, यानी कि हमने इसको 5 फुट की बुलंदी तक तो जरूर लेके चलना है हाइट में, उसके बाद उसको दोबारा जमीन की तरफ वापस आना है। उसके बाद जी हाँ, यहाँ पे मैं खासतौर पे करना चाहूँगा। ओके, फर्टिलाइजर जब हम इसको गड़े में लगाते हैं, 1 एकड़ में हम 450 से 500 गड़े कतारों के अंदर बनाते हैं। जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 12 फुट का होना चाहिए,
और जो गड़े से गड़े का फासला है ये 8 फुट। ये पिछले कोई 3 साल की जो जद्दोजहद में हमने सीखा है उसके मुताबिक है। लेकिन ये जो हम रूल नहीं है, आप चाहें तो 6 फुट पे ले जाएं, आप पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो भी हर्ज नहीं है। लाइन टू लाइन डिस्टेंस 12 फुट से 8 पे ले जाएं, लेकिन हमें ये फासले निकाले हैं ये दरमियान में ट्रैक्टर चलाने की वजह से कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रैक्टर चला सकते हैं और थिनिंग कैसे कर सकते हैं, पौधे को आपस में जोड़ना हो तो किस फासले पे पौधा जुड़ जाता है, आपस में उनको किस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें एक गड़े के अंदर 4 पौधे लगते हैं, यानी कि 4 पौधे 4 डायमेंशंस के अंदर जो है वो राइट लेफ्ट और फ्रंट बैक साइड के ऊपर जो है वो ट्रैवल करेंगे और पौधों के झुरमट जो है झुंड का जो है ना ये बना देते हैं। आगे तस्वीरों में आपको अंदाजा हो जाएगा। तो 1 एकड़ में आपके 1700 से लेके 2000 पौधे जो है वो कास्ट किए जा सकते हैं। जो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जो कमजोर जिम्मेदार जो कि तजर्बा करना चाहते हैं ना, वो कभी भी 1 एकड़ पूरा शुरू में ना लगाएं, वो 10 मरले लगा लें, वो 1 कनाल लगा लें, अगर आपकी हिम्मत पड़ती है ज़्यादा पे लगा लें। यहाँ तक मैं कहूँगा कि आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो आप उससे इसकी कलमे चीज़ें जो कम कीमत में फ्री में किसी कटिंग लेके लगा सकते हैं आप इन चीज़ों को। ओके, ड्रैगन फ्रूट के पौधों को भी ज़्यादा नामियाती खाद जो है वो चाहिए होती है, ऑर्गेनिक मैटर बड़ा चाहिए होता है। आपने शुरू में फास्फोरस की बड़ी मिकदार उसके अंदर देनी है, इसके अंदर और खासतौर पर आपने इंडोल ब्यूटारिक एसिड से इसको ट्रीट करना है IBA, और उसके बाद आपने इसको नाइट्रोजन फास्फोरस में पोटाश हर 3 से 4 माह के बाद देनी है। इन सारी खादों के अपने अपने रोल हैं। नाइट्रोजन जो है इसकी ग्रोथ को बेहतर करती है, फास्फोरस के जो 13 मुख्तलिफ काम है जिसमें फोटोसिंथेसिस से लेके तो डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म से लेके और सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स की ग्रोथ को ट्रिगर करना जो है। पोटाश जो है वो 5 खुराक को अमीनो एसिड को फल की तरफ लेके चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको विथस्टैंड करना, उसको बर्दाश्त करने की तरफ आपको मौका देती है। तो गड़ों को ऑर्गेनिक मैटर जो है और वेल डिकम्पोज मैटर जो है, अगर आप इसके बारे में देखना चाहें कि अच्छी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, बराए मेहरबानी सीधा गोबर इसके अंदर फिलअप मत कीजिएगा, इसको कोशिश करें कि जड़ों में दबा के एक अच्छा अपना ऑर्गेनिक मैटर बना लें। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप ज़मीन में दबाया हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर फार्म यार्ड मैन्योर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप शुरू की स्टेज में डाल रहे हैं तो साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने उस गड़े के अंदर जो है शुरू के अंदर ही आपने एंटी बैक्टीरियल और ख़ास तौर पे एंटी फंगस जो है वो अद्वियात जो है लाजमन डालना है, ताकि आपकी जो रूट जोन है उसके ऊपर फंगस जो है वो अटैक ना कर सकें। फल के नज़दीक जाके जो आखिरी 6 माह होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन दिनों में वो चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि उसका फल के अंदर जो असर जाता है। तो कोशिश करें कि शुरू की स्टेजेस के ऊपर अपने पौधे को बचाने के लिए ज़री माहिरीन के मशवरे के साथ एक अच्छी चीज़ें जो उनका इस्तेमाल कर लें, अच्छी फर्टिलाइजर का और जो रिकमेंडेड है उसके लिए। अब ट्रेलिस क्या होती है जी, याद रखिएगा जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा ना एक बेरियम होता है, वाइन प्लांट होता है, उसको सहारे के बगैर नहीं रखा जा सकता। अगर आप सहारा नहीं देना चाहते, आप जमीन के ऊपर भी छोड़ देंगे वो फिर भी जाएगा, पैदावार कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़ी पैदावार हो। तो कोशिश करें कि इसकी यील्ड को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाने के लिए आप इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसको पहले सहारे के ऊपर जो है वो लाजमन लेके चले, और सीमेंट से बने हुए पोल या लकड़ी से बने हुए पोल के ऊपर इसको सहारा दिया जाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीमक लग जाती है तो फिर इसलिए सीमेंट से बने हुए पोल जो है, ये लोहे से बने हुए पोल जो है अच्छे रहते हैं। लोहे को भी हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, सीमेंट के पोल को भी कोशिश करें बोरी से किसी कपड़े से हम ढांकते हैं ताकि गर्मियों के अंदर ओवर हीट ना हो जाए। अगर ये ओवर हीट हो जाएगा, हम बल्कि मैं खासतौर पर अपने जो फार्म पे करता हूँ कि मैं सीमेंट के जो पोल्स है उसको बोरी से लपेट देता हूँ। जो हमारी जूट बैग फटे पुराने सस्ते मिल जाते हैं ना, उससे आप उसको लपेट देते हैं ताकि सीमेंट की अपनी गर्मी बड़ी होती है, जब ऊपर से स्कॉचिंग हीट पड़ती है तो हम उसको। अब देखिए एक गलती अगर हम कर जाएं तो उस गलती से सीमेंटेड पोल जो है वो हमारे पौधे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सीमेंटेड पोल जो है उसके इर्द गिर्द जो है लाजमन आप एक कोई भी कपड़ा और खास तौर पे कॉटन बेस्ड कपड़ा जो है वो आपने लाज करना है, ठीक है। जमीन के अंदर जो है सीमेंटेड पोल को इसके अंदर दसाना भी जरूरी है, इसको एंकर करना, इनकी एंकरेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम जमीन के अंदर इसकी एंकरेज करेंगे
तो फिर आंधियां और तेज हवाएं उसको गिरा नहीं सकेंगी और ज्यादा वजन जो है ये पौधा जो है उसको बोलता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट चीज कि इसकी प्रोडक्शन कब होती है। 2 साल के बाद इसका जो है ना एक कमर्शियल यील्ड शुरू होती है। हाँ, ये पहला फल जो है पहले साल में शुरू कर लेता है, 15 माह के बाद, कई जगह को 16 माह के बाद ये अपना पहला फल जो है शुरू कर देता है। ठीक है। और एक ही पौधे पे लगे हुए फल जो है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनको खाद क्या दी थी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनको निगहदाश्त कैसे की थी, आपने इनको बचाया कैसे था, तो ये फल का वजन जो है वो 150, और ये वैरायटी पे डिपेंड करता है कि 150 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक। चंद जगहों पर हमने किलो किलो के फल बहुत बड़े साइज के भी देखे हैं, लेकिन एवरेज जो है हमारा वो 350-400 ग्राम जो है ये आता है। और किसी का मार्केट में एक अच्छा रेट भी मिलता है, क्योंकि 1 किलो वाला तो मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए खरीदना भी। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो बड़ी आसान है। आप इसको बीज से लगा सकते हैं, आप पौधे की कटिंग लेके डायरेक्ट जमीन के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो तरीका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अच्छी पैदावार लेने के लिए, आप इसको किसी भी कैक्टस के ऊपर, पाकिस्तान में डंडा फोर जो सबसे पसंद किया जाता है, यूफोरबिया जो है, इसके ऊपर ये मैंने साथ इसकी तस्वीरें भी दी हैं। ये पंखियों की तरफ फैला हुआ जगह जगह पे आपको कहीं ना कहीं मुख्तलिफ लॉन्स में, पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों पर मिल जाता है। इसके ऊपर आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी ग्राफ्टिंग की वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ी हुई हैं, मुझे कहेंगे मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। इसको ग्राफ्ट मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। आप एक छोटा पोर्शन लेके भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, आप कलम काट के, आप वी ग्राफ्टिंग से, आप टी ग्राफ्टिंग से, एल से, किसी भी तरीके से आपने इसका एक पोर्शन इसके ऊपर बस लगाना है, और उसके बाद उसको इस तरीके से बांधना है टेप से, चीज से कि ये हिले ना। सिर्फ चंद दिन इसको चाहिए, उसके बाद ये अपना कनेक्शन जो है उसके साथ जोड़ लेता है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इस पौधे की कि अगर आपने कोई गलत वैरायटी भी किसी वजह से लगा ली है और अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो 2 साल बाद, साल बाद, 4 साल बाद, आप जब चाहें, अगर मार्केट की डिमांड भी चेंज हो रही है, तो आप येलो के ऊपर रेड लगा सकते हैं, रेड के ऊपर येलो लगा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं वैरायटी को, आप टेस्ट चेंज कर सकते हैं। एक पौधे के ऊपर आप 4 4 मुख्तलिफ जायकों के घर के अंदर फल भी लगा सकते हैं। कमर्शियल तो नहीं हम रिकमेंड करते, लेकिन आप घर के अंदर अगर आपने 4 गमले रखे हैं, तो हर पौधे के ऊपर आप 4 मुख्तलिफ टेस्ट के जो है वो ग्राफ्ट करके फल हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी ग्राफ्टिंग को मैंने जरा क्लोज करके दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसको वी ग्राफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, टी कर सकते हैं। यानी कि आपने बस पोर्शन या उसकी कलम काट रही है एक अच्छे पौधे की जो आपको पसंद है, वो येलो भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो चाइना रेड भी हो सकता है, और उसको आपने वापस आके अपने डंडा थोर के ऊपर, यूफोरबिया के ऊपर आपने उसको ग्राफ्ट करना है। 5 दिन में, 7 दिन में अपना ग्राफ जो उसका चल पड़ता है, और उसके बाद उसको सर्टन टाइम पीरियड चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, कि आपने इसको कैसा अवेलेबल करना है। ये 4 ऐसे शोबे हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ मुमकिन है। अगर आप खुद एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा नहीं समझ पाते हैं, तो कोशिश करें कि गाड़ी अच्छी चलानी ना आती है तो अच्छा ड्राइवर रख लेना चाहिए। तो मेरी आपको राय यही है कि अच्छा ड्राइवर रख लिया करें, एक फार्म सुपरवाइजर ले लें, एक अच्छा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ले लें जो हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा आपके फार्म का विजिट कर लिया करें, और आपको IPM के मुतालिक जो है एक अच्छा हम इसको रोड मैप कहते हैं कि अगले 15 दिन का या 1 महीने का रोड मैप। मसलन आज की ट्रेनिंग में हमारे साथ एंटोमोलॉजी के लोग भी मौजूद हैं, देख रहे हैं कि अगले 1 महीने में टेम्परेचर जो है वो 31 से ऊपर किस टाइम जाना है। मतलब अभी जा चुका है, तो वाइट फ्लाई ने एग लेइंग कब शुरू करनी है, एफिड और गैसेड ने कब आना है, थ्रिप्स ने कब आना है, सुंडियां कब अटैक करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खुशकिस्मती ये है कि ये पौधा जो है इसके अंदर कीड़ों के और बीमारियों के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम इसके ऊपर अटैक्स आते हैं। इसके रूट्स के अंदर एक दो प्रॉब्लम आते हैं पाठोत्तरा के और एंथ्रेक्नोज के गलाव के, तो वो बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। इंसेक्ट्स जो है इसके ऊपर रेयर है, बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है अभी तक इंसेक्ट्स की तवज्जो इसकी तरफ नहीं गई है। नई नई फसल है तो कोशिश करनी, जब तक इंसेक्ट्स को पता चले तो आप जरूर इसको लगा लें। आगे हम चलते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर जो आज के दिन की हमारी, कि हमने इस फल की शेल्फ लाइफ बड़ी अच्छी है। आप इसको 20-25 दिन तक महफूज रख सकते हैं। तो दुनिया में आपने जिधर जिधर इसको भेजना है, आप इसको शिप कर सकते हैं नज़दीकी मुल्कों में, आप इसको बाई एयर को बड़े आसानी से भेज सकते हैं। और कहाँ भेज सकते हैं, इसकी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, उसको आगे हम बात करेंगे।
राइजिंग ग्लोबल, इसकी पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। पूरी दुनिया हर साल इसके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लोगों का इसमें खाने का रुझान, आबादी भी बढ़ रही है और वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, लाइवलीनेस इसकी बड़ी बढ़ रही है। और पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले तो शायद जिसने ड्रैगन फ्रूट का नाम भी नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो बाहर से खाया होगा, पाकिस्तान में नहीं खाया होगा। तो अभी देखिए इन दिनों में, पिछले साल में लोगों ने इसको 3-3 हज़ार रुपये किलो का बेचा है, 3500 रुपये किलो का बेचा है। अभी ये सस्ता होगा, 1000 रुपये किलो में आएगा तो लोग इसको खाना शुरू हो जाएंगे। इससे सस्ता होगा तो ये रेडियो पे भी आ जाएगा। और कामयाब कब होता है, आप यकीन करें, हमने 10 साल मेहनत की पपाया के ऊपर, और कामयाब वो उस दिन हुआ जिस दिन फ्रूट चाट वालों ने उसमें डालना शुरू किया, फ्रूट चाट के अंदर। और उन्होंने भी थोड़ा सा मैंगो के निम्न बदल के तौर पे, यानी कि दूध की शक्ल महसूस हो कि जैसे मैंगो ही डाला हुआ है, तो मैंगो के शेप के धोखे में लोग जो है इसको चाट को अच्छा समझ के खाएं। तो जब से उन्होंने डालना शुरू किया तो इसके डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज सैकड़ों फार्म जो है वो कामयाबी से। और इसमें मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो पपाया है ना, वो बहुत ट्रिकी है। इतना ट्रिकी है कि आप समझें कि वो फलदार या उसको वो आप बाग नहीं है, वो एक सब्जी के तौर पे उगाया जाए और समझा जाए तो ज़्यादा कामयाब रहता है। आपने उसको लगातार मॉनिटर करना है, उससे भी मॉनिटर करना है, उसके ऊपर कीड़ों के अटैक को चेक करना है, बीमारियों को चेक करना है, तो फिर जाके पपाया जो है अपनी कामयाबी की तरफ सफर शुरू करता है। अदरवाइज पपाया जो है बहुत डेलिकेट है। अच्छा, मार्केट्स कौन सी हैं जिसकी आपने, साउथ ईस्ट एशिया में और खासतौर से चाइना, हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट है। चाइना जो है 1 अरब इंसानों की मार्केट है जहाँ पे इसको खाया जाता है, और पूरी दुनिया, और ये अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि चाइनीज ने पाकिस्तान के अंदर अपने फार्मिंग जो है शुरू की है। लाहौर के अंदर जो है जलों के पास जो है, ये एक एग्जाम्पल है। और सिंध में कई जगह के ऊपर उन्होंने शुरू कर दी है। कुछ हिडन फॉर्म्स भी हैं जो मेरे पिछले 3-4 दिन से सर्च से पता चले हैं। बल्कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो फैसलाबाद के गिरदनवा के अंदर चाइनीज जो है उन्होंने इसको लगवाया हुआ है जी। और ये शाहकोट के नज़दीक भी काफ़ी बड़ी जगह के ऊपर लगा हुआ है। तो मतलब ये काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे इल्म में ना होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने इसको लगा के काम, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं इसको, कहीं पे लेके जाते हैं तो हमें लोकल मार्केट में ये नज़र नहीं आता। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में, अच्छा इसकी सबसे सस्ती मार्केट जो है वो मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में ये उगाया भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, और पूरी दुनिया इनको फोकस करती भी है, और वहाँ पे इसको बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो खाया भी जाता है। तो ये इसके हमारे टारगेट जो है, तो डिमांड इसकी हर आने वाला दिन जो है ये जा रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस इसकी डेफिनेटली आज की कीमत के हिसाब से टारगेट नहीं करना है। आपने दिन में 300-400 रुपए से ऊपर की कीमत नहीं रखनी है, क्योंकि आज की कीमत जाएंगे दरसे के बाद सोच होगा, क्योंकि रोजी ड्रीम्स नहीं देखती हैं। एक वो रोजी ड्रीम दिखाया जाता है, गुलाब भी दिखाए जाते हैं कि जनाब 1 एकड़ से ना आपके पास करोड़ोंपति कर देगा। बल्कि पिछले में मेरे दोस्त बता रहे थे कि 2.5 करोड़ रुपया तो दिया ही कहीं नहीं ना। तो भाई जान 2.5 करोड़ रुपया अगर होता हो तो कम से कम आम फार्मर तक नॉलेज नहीं इसका पहुंचता। और जिस दिन आपका मुंशी आपको बताना शुरू कर देना कि फलां फसल बड़ी प्रॉफिटेबल है, तो समझ लें कि वो तमाम जगहों पे लग चुकी है। अब ये कई दिन तो हमारे इसके सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, वो ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक के चैलेंजेस है, इसको पहुंचाना कैसे है। लॉजिकली हमें इसको डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, हमें इसके रिफर कंटेनर चाहिए होंगे, हमें एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट चाहिए होंगी, जिसके लिए पीडीएफ से लेके पीएचडीसी हमारे साथ मौजूद होगा, तो हम इसको आसानी के साथ जिम्मेदार को उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना बड़ा जरूरी है। और यकीन करेंगे एक काम सारा बंदे नहीं कर सकते हैं, इसके वैल्यूडेशन वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं। अभी आज पिछली ट्रेनिंग में मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त इब्ने फाजिल साहब हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा था कि जी 40-50 एकड़ का तो हम इन लोगों से खरीद के जिसके जैम और ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, यानी कि वैल्यू ऐड करके इसको बेचने वाले भी पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुतहर्रिक हैं। तो आप उनके साथ भी बड़ी अच्छी जो है इसकी सर्विसेज और चीज़ें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है कि ब्रांडिंग इसकी कैसे हमने करनी है। ब्रांडिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में इसलिए नहीं बिक पाती हैं जहाँ भी चीज़ों को ब्रांड नहीं कर पाते हैं, हम उसकी ट्रेसिबिलिटी नहीं कर पाते। ट्रेसिबिलिटी जब तक नहीं होगी तो पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होगी। ट्रेसिबिलिटी के लिए पिछले दिनों में स्टार फार्म ने
और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अपने फार्म्स को ट्रेसेबल करें, उस पर ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और ट्रेसेबिलिटी कोड्स बार कोड्स हैं वो लाजमन लें, और प्रीमियम पोजिशनिंग अपनी लें, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स लें। पूरी दुनिया में जो लोग जहाँ जहाँ पे उसको खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसको लें। फिर पार्टनरशिप्स लोगों के साथ करें जहाँ जहाँ पे उसको लोग खाना चाहते हैं। मसलन पाकिस्तान में कई चीज़ें बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का गोश्त जो था, शुतुरमुर्ग के गोश्त को नाकाम बनाने में सबसे बड़ा जो रवैया था, वो उसके बारे में एक वहम था, या अभी तक भी है, कि ये पता नहीं जायज़ भी है या नहीं, हलाल भी है या नहीं है। तो उसके बारे में जिन लोगों को आगे आना चाहिए तो वो नहीं आए, पर हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर का बेड़ा गर्क करवा लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये गवर्नमेंट के बारे में जो पॉलिसी सपोर्ट होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बड़ी जरूरी है, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो इससे आगे आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को खासतौर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका डेवलप, ये ज़ाहिर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होता है, और जो हमारी सड़कें अवेलेबल हैं, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, उनको मजीद बेहतर बनाने की। और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, जिस तरह आज आपने एक बड़ा अच्छा ये सेशन का आगाज़ किया है, ये तमाम लोग जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसमें एक्सपोर्टर्स भी होंगे, इसमें ग्रोअर्स भी होंगे, इसमें वैल्यूडेशन करने वाले लोग भी होंगे, इसमें साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग मिल के एक ज्वाइंट एफर्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अर्निंग पोटेंशियल इसके कितने कितने हैं। ये हमारी कुछ सर्विसेज, जैसे कि ग्रीन सर्कल हमारा इदारा है, तो हम देखिए हमारे पास फ्रेंकली स्पीकिंग इस वक्त इसकी कोई वैरायटी है, कोई चीज़ ग्रीन सर्कल ऑफर नहीं करता है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स के पास लगे हुए हैं, हम आपको उनसे कनेक्ट करवा के देते हैं कि ये 10 या 12 लोग हैं जो बेच रहे हैं, जिनके पास नर्सरीज मौजूद हैं, वो लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन हम उसको उगाने का तरीका, उसको लगाने का, इसके लिए ट्रेंड मैन पावर जो है हमारे पास अवेलेबल है। और ये तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं हमारे पास, जो हमारे फार्म मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स पर अंजाम देते हैं, जिनको हम हर माह एक प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं। और अभी हमने इसके लिए फैसलाबाद में एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि टफ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो कि HEC अप्रूव प्रोग्राम हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव। तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पूरी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। 3 माह की ट्रेनिंग है, 6 माह की है, और 1 ईयर का डिप्लोमा है। तो उसमें ग्रीन हाउसेज से लेके हाइड्रोपोनिक्स से लेके हर चीज़ जो उनको सिखाई जाएगी, पढ़ाई भी जाएगी और सिखाई भी जाएगी, और बहुत शॉर्टली और ब्रीफली इनको बताया जाएगा कि ये वेजिटेबल, ये फ्रूट, ये चीज़ें, ये कीड़ों की पहचान, ये सारी चीज़ें हम कैसे कैसे सरंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन सर्कल जो है ये अपने फार्मर्स को इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 600 से ज़ायद लोकेशन के ऊपर हम जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें, 600 से ज़ायद। ये 600 लोकेशन जो है ये वेजिटेबल की हैं, ये फ्रूट्स की हैं, और अभी जो इसकी ड्रैगन फ्रूट्स की हैं, ये तो ज़ाहिर अभी स्टार्ट हो रहा है। ये 5-6 लोग हैं जो हमारे पास हैं। इससे ज़्यादा जो है असल में पपाया है, पपाया जो तकरीबन 50 लोकेशन पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसको स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के हम रूल्स को अप्लाई करते हुए इस्तेमाल करें, ताकि आपको बारिशों का, इन तमाम चीज़ों का, आने वाले टेम्परेचर का वक्त से पहले अंदाज़ा हो, और उसको सामने रखते हुए हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए अपना डेटा कलेक्शन करें। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IoT वगैरह का इस्तेमाल करें, प्रिसीजन फार्मिंग करें, और GPS सिस्टम को इसमें खास तौर पे इस्तेमाल करें, ताकि हमने ग्लोबल डेटा को उसके साथ जो है ना शेयर करें और सिंक्रोनाइज करें। सॉइल मैनेजमेंट से लेके तो फार्म मशीनरी तक, और सैटेलाइट इमेजरी से लेकर हमने रिमोट सेंसिंग तक जो है, ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को, इन चीज़ों को, फार्म मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। स्मार्ट ग्रीन हाउसेस और सस्ते वाले भी बनते हैं, महंगे वाले भी बनते हैं, कंट्रोल्ड भी और सेमी कंट्रोल्ड भी। ब्लॉकचेन में हम जरा कमज़ोर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिपार्टमेंट की हमें हेल्प चाहिए होगी। और क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, ये बड़ा अहम चैप्टर है, पूरी दुनिया में इसको प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और 5G एंड कनेक्टिविटी पाकिस्तान में अलहमदिल्ला 4G तक हम पहुँच गए हैं, 5G भी शुरू होने के लिए जा रहा है। तो जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतनी हमारे सेंसर बेस्ड फार्मिंग जो है वो बड़ी अच्छी जाएगी। मार्केट प्लेसेस और ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर ई-कॉमर्स जो है, आज भी हमें इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, मैं उसका खास तौर पर जिक्र करता हूँ, AMIS.tk, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि आप एक वक्त में 30 से 40 मार्केट के अंदर
रेट, प्राइसेस और उस दिन चीज़ें मिलती हैं। आप एक फैसला कर पाते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सी सब्जी किस महीने में महंगी बिकी, कौन सा फल महंगा बिका। इस तरह की ऐप्स जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने या कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनको डेवलप करनी है, ये मौजूद है प्लांटिक्स के नाम से। ये पौधे की बीमारियों को, कीड़ों को, चीज़ों को पहचानता है, सेंस करता है और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है पेश करता है। इस जैसे और भी बड़ी ऐप्स हैं, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। द डेज व्हेन आई वाज सर्विंग एज अ चेयरमैन रिसर्च बोर्ड, तो उन दिनों में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट ने ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चार्ट मुरतब किए। आशिक साहब इसको हेड कर रहे थे उन दिनों में इस चीज़ों को। तो एक पूरे पेज के ऊपर सारे कीड़े हमने डाल दिए और उसके इलाज डाल दिए। कितने कीड़े होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे। ये 20 कीड़े जो है उनके सामने उनका कौन कौन सा जहर जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ये बड़ा ब्रीफ आसान सा बता दिया। उसके मुताबिक जहर कौन कौन से हैं, उसके बेसिक जहर कौन से हैं, मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। बीमारियों की इसी तरह तल्फी का चार्ट बना दिया कि जितनी भी हमारी बीमारी हैं और ख़ास तौर पे फंगल डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब आप इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में चीज़ें जान सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि पचेता जो था, जो लेट ब्लाइट है, उसके लिए जो 3 दवाइयाँ दी गई हैं, मेलोडी ड्यू दी गई है, करवेट और सक्सेस दिया गया है। और उनका जो अल्टरनेट है वो रिवर्स मौजूद है, एक्रोबेट मौजूद है। और इस तरह की मतलब देखिए, हमने हर कंपनी की, हर इदारे की इसमें चीज़ें दे दी। और अगर कोई और भी क्लेम करता है कि हमारी इनसे बेहतर मौजूद है तो हम उसके साथ साथ ऐड करते जाते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको फार्मर की भलाई चाहिए। आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी हो, किसी कंपनी की अच्छी हो, तो हम इसमें एडअप करते जाते हैं। ये हमने 4 सफों के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर जो है उसको बंद करने की कोशिश की है। कि ये आपकी जड़ी बूटियों की तलफी का चार्ट है कि प्री इमरजेंस कौन कौन सी स्प्रे की जा सकती है और पोस्ट इमरजेंस कौन कौन सी स्प्रे की जा सकती है। तो ये जनरल था कि पाकिस्तान में हम कहाँ पे खड़े हैं दुनिया में। हम हर फसल में चौथे पांचवें नंबर के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ही लिए उगाते जा रहे हैं, लोगों के लिए नहीं उगा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं उगा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1961 से लेकर आज तक का हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट का, प्रोडक्शन का हैरान कुन किस्म का चार्ट है। हमने 5 मन 7 मन गंदम एवरेज लेते हुए आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी भी इसको बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है, अभी भी स्काई इज द लिमिट। लेकिन हमें अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बच्चे तमाम स्टेक होल्डर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए साथ साथ, कि उनकी मेहनतों से आज पाकिस्तान जो 5 मन वाले से निकल के 25-30 मन वाले एवरेज के ऊपर आ गया। एवरेज जो है और भी बढ़ सकती है, आसपास के इलाकों के अंदर इससे कहीं बेहतर आती हैं। और अगर हम जस्टिफाइड यूज ऑफ फर्टिलाइजर और करें, प्रैक्टिस करें, तो हम इससे कहीं बेहतर जा सकते हैं। ये खैर एक बार छोटा सा थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमने सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट्स के ऊपर 4.7 बिलियन US डॉलर खर्च कर छोड़ते हैं, तो जो कि 3 साल के IMF के लोन से भी ज़्यादा है। तो बराए करम वक्त की ज़रूरत है कि हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चर के जरिए अपने फाइनेंशियल जो डेट्स हैं उनको बेहतर कर सके। और जो हम इम्पोर्ट के लिए इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया कर रहे हैं इन चीज़ों पे, कम से कम ये चीज़ें हम पाकिस्तान में उगानी शुरू कर दें। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं कि कौन कौन सी उसमें चीज़ें। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करते हैं कि लोग जो भी इसमें सवाल पूछना चाहें इसके बारे में सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुक्रिया साजिद साहब, आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल में रोशनी डाली। मेरे पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपना हैंड रेज करते जाएं, एक एक करके हम क्वेश्चन लेते जाते हैं जी। हसन बिन मुनीर, आप बात करना चाह रहे हैं? प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, एक एक करके हम सबको मौका देंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट कि आज ऑफिशियली मैंने देखा है किसी ने ड्रैगन फ्रूट पे बात की। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ग्रेजुएट हूँ और मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया और लकीली मेरी रिसर्च भी ड्रैगन फ्रूट पे थी। और ऑब्वियसली मास्टर्स की रिसर्च थी जो कि एक बेसिक लेवल पे थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि एक नई क्रॉप है और अपने फार्मर्स के लिए मैं इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करूँ और आई विश कि इसको मैं अपनी PhD के लिए भी कंटिन्यू करूँ। आपने सारी बातें सही की जहाँ तक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, ईच एंड एवरीथिंग। एक बात क्योंकि मैंने भी काफ़ी फॉर्म विजिट किया अपनी रिसर्च के दौरान, तो उसमें हमें एक इशू ये फेस करना पड़ता है कि अगर हम इसके फॉर्म को ऊपर से कवर न करें ग्रीन हाउस से किसी चीज़ से, तो उससे
कुछ ना कुछ फ्रूट का लॉस आता है और स्टम बैन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी हमें ज़हन में रखना चाहिए, और ये भी हम अगर साथ लेके चलें तो अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये जी हसन साहब। बिल्कुल जी सर, आपने साजिद साहब आपको। पहली बात ये कि आपने जो रिसर्च की और चीज़ें की, आपको हम अपनी तरफ से जो है ऑफर करते हैं कि आप ग्रीन सर्कल के साथ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी नॉलेज को फार्मर के साथ शेयर करें। हम आपको उसके लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं, आप आएँ हमारे पास। नंबर टू, आपने बहुत अच्छा ये वाकई में स्लाइड मिस हुई है कि हमने सर्दियों में अगर हम इस पौधे को कवर कर लेते हैं प्लास्टिक पॉलिथीन शीट के साथ, तो इसका फायदा ये होता है कि ये पौधा जल्दी फल के ऊपर आ जाता है, और जो वक्त इसने सर्दी में रुक के गुजारना है वो भी इसकी ग्रोथ वगैरह चलती रहती है। जैसे टनल फार्मिंग में हम समर वेजिटेबल को विंटर में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पपाया के साथ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी हम बहुत बारीक सा पॉलिथीन जो डाल के सस्ते वाली टनल फार्मिंग, जैसे कि वो बैम्बू के साथ हम करते हैं, क्योंकि हैंगिंग तो करनी नहीं है इसको, ये नॉन हैंगिंग में आता है। तो हम इसको बहुत सस्ते दामों जो है इसके ऊपर छापर डाल के इसको जो है प्लास्टिक पॉलिथीन शीट इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बिल्कुल आपने वैलिड ये चीज़ बताई है। हमारी जो फिजिबिलिटी है ना, फिजिबिलिटी मैं आपको बाद में अभी शेयर कर दूंगा जी। तो फिजिबिलिटी में ये चीज़ें शामिल हैं कि हमें सिर्फ प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह का खर्चा, इसको लगाने का खर्चा, इसके पिलर्स का खर्चा, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। हम अपना अगला सवाल लेते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, आप बात करना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज्ड है जी। जी अस्सलाम वालेकुम खावर नदीम साहब और साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंफॉर्मेटिव आपकी आज की जो प्रेजेंटेशन थी। ये एक अच्छा सिनेरियो है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करके यहाँ से भेजें मुख्तलिफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शेप में। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, बट इसके साथ ही साथ हमें इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जहाँ पे हम कुछ टॉप 10 फ्रूट्स में फॉल कर रहे हैं इन प्रोडक्शन एरिया, बट अनफॉर्चुनेटली हम फॉरेन एक्सचेंज में उन्हीं फ्रूट से जो अर्न कर रहे हैं वो इंतहाई पीनट है, शायद वो टॉप 100 नीचे वाले फॉल करते हैं। हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते। हम लोग जो कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। हम मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा मैंगो की 100 वैरायटियां लगा के, 1000 वैरायटियां लगा के बैठा हुआ है, बट ये नहीं देख रहा कि कौन सी वैरायटी की इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम प्राइस दे रही है। जैसे कि अभी ये ड्रैगन फ्रूट लिया गया, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में है, बट इसको स्टार्ट करना चाहिए था मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ। प्रोडक्शन नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं रिगार्डिंग क्वालिटी। तो हमें बाकी फ्रूट्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, उसमें टॉप 10 पे भी फॉल कर रहे हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज वो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता हो कि असल हकीकत क्या है। हमारे इस जो टॉप 10 फ्रूट्स हैं उनकी कितनी इज्जत है इंटरनेशनल मार्केट में, और उस गैप को फुलफिल करने के लिए फिर लोग सोचें कि हाँ हम क्यों पीछे हैं। फिर वो आपसे, आपके इदारों से, रिसर्च से फिर वो बात करें। तो ये मेरी एक छोटी सी सेशन थी। बाकी माशाल्लाह आपने, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इसको कंटिन्यू रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अच्छा, ये मैं जरा बात करना चाह रहा था खावर साहब, मुझे वो हैंड रेस का जब हो नहीं रहा था वैसे। जी रहील साहब, जी कर लें बात जी आप। सर कैसी कैसी तबीयत है? जी अच्छा बिल्कुल सर, ठीक मेरा है। ये, जी जी, मैंने बताना था कि मैंने लास्ट ईयर में ड्रैगन फ्रूट, हालांकि जब स्टार्ट स्टार्ट आया, अब स्टार्ट नहीं आया था, तो मैंने एज ए सैंपल शिपमेंट मैंने एक्सपोर्ट की थी यूरोप में, भिजवाया था मैंगो के साथ। मेरे ख्याल में शायद हम्म। मैं पहला बंदा ही होऊंगा जो, मेरा ख्याल है, यूरोप में जिसने ड्रैगन फ्रूट भेजा था, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी से मुलाकात हुई थी कराची में, तो उनके थ्रू फिर मैंने उनसे मंगवाया था और मैंने एक्सपोर्ट किया था। इन एक्सपोर्ट में बेसिकली यूरोप की मार्केट के अंदर इसको कोई वो नहीं है, उसके कस्टम के लिहाज से ओके है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मुझे जो प्रॉब्लम आई थी वहाँ पे, जो वो इंडिया भी दे रहा है और इसके अलावा और कंट्री से भी वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आता है वहाँ पे, तो रेट जो था उस टाइम काफी उनका हाई था। उन्होंने यही कहा था कि जी प्रोडक्शन हमारी कम है और इस साल जून में हमारी नई प्रोडक्शन आएगी और फिर उसके बाद पूरा साल ये मिला करेगा।
तो उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अब एक तो मैंने एक्चुअली पूरा सेशन सुना नहीं थी पूरा ना, मैं जरा थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। और अब मैंने ये पता करना था कि इसका रेट में और उसकी अवेलेबिलिटी कब से हो जाएगी फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, और रेट इसका कितना को हो जाएगा अब फाइनल एक्चुअली रहील क्या है? साहब, रहील साहब, मुनासिब ये है कि आप ये क्वेश्चन साजिद साहब से या बाद में मेरे से डायरेक्टली पूछ लें, क्योंकि जो सेशन है वो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अच्छा, इफ यू प्रोडक्शन डोंट, टेक्नोलॉजी पे। हाँ, तो हम ठीक है। लोग कोशिश हमारी ये है कि हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिलेटेड या इससे एसोसिएटेड जो मामलात हैं उसके ऊपर लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर दें। आप माइंड ना करिएगा, आपको हम अलग से साजिद साहब का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप मेरे से भी ठीक है। बात कर लें। इसकी ओके। सप्लाई विंडो और इसका जो डोमेस्टिक रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे हम लोग। बड़ी मेहरबानी आपकी। चलें ठीक साजिद बॉस। साहब, आसिफ साहब का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर आपको कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कर दें। जो इससे पहले हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था, अगर आपको बात करना चाहते हैं तो प्लीज। उनकी बड़े खूबसूरत बात थी कि पाकिस्तान चीज़ें पैदा तो बहुत कर रहा है लेकिन हम पूरी दुनिया को दे नहीं पा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ट्रेड है, जो शेयर है दुनिया में, ये PHDC की ही अपनी एक प्रेजेंटेशन के मुताबिक 0.3% है, हम वर्ल्ड ट्रेड शेयर में ले रहे हैं। यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में हमारा 3% है। यानी कि अगर ये खजूर ना होती, ये सिट्रस ना होता, ये मैंगो ना होता, तो 3% भी ना होती। इसमें हम देखें कि हम फूलों की मार्केट के अंदर हम निगलेजी पलते हैं, हम फ्रैक्शन के अंदर भी कहीं पे नहीं है। तो उसकी वजह पता क्या है? जब तक स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जब तक पॉलिसी मेकर साथ नहीं बैठेंगे, मैं आपके इदारे को बहुत साजिश ऐसी भी पेश करता हूँ कि आपने कम से कम लोगों को, स्टेक होल्डर को इकट्ठा तो बिठाना शुरू कर दिया है ना। ये किसी ने लोगों को इकट्ठा तो करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि किसी भी कारोबार के आगाज के लिए या कारोबार में तरक्की के लिए स्टेक होल्डर का इकट्ठा बैठना जरूरी है। आज साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, रिसर्चर मौजूद हैं, उगाने वाले मौजूद हैं, पौधे बेचने वाले मौजूद हैं, ये तमाम, और एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग जिस दिन इकट्ठे फिजिकली एक जगह पर बैठ जाएंगे ना, आप यकीन करें पाकिस्तान से हर चीज एक्सपोर्ट होना, उसी दिन मैयत गल्फ होंगे, उसी दिन ला बनेंगे, उसी दिन कानून बनेंगे। उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पंजाब लेवल पे या फेडरल लेवल पे एक एक सेमिनार करवाना शुरू कर दे हर शोबे के मतलब। मतलब आपने राइस एक्सपोर्ट करना है तो राइस के शेलर, राइस को बेचने वाले, राइस के एक्सपोर्टर्स, राइस के ग्रोअर्स, राइस के पेस्टिसाइड कंपनियां, ये सारे बिठा दें। आप देखिए उस साल में उसकी एक्सपोर्ट जो है डबल पे ना गई तो बात कीजिएगा। तो देखें, हमने ग्लोबल सिनेरियो को भी सामने रखना है। तो दुनिया मांगती क्या है, किस साल में दुनिया में पैदावार कम है, डिमांड क्या कर रहे हैं। हम जबरदस्ती गोरे को चौसा नहीं खिला सकते, गोरा चौसा नहीं खाएगा। गोरे ने अल्फेंसो ही खाना है, उसको कम मीठे वाला ब्राजीलियन ही पसंद होता है। चौसा और वो चीजें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर जाके बैठी हुई है, मेहनत मुशक्कत कर रही है, उनको जब पाकिस्तान की याद आती है तो वो चौसा खाते हैं। मुझे चौसे की और उसकी फ्रेगरेंस से इनकार मुमकिन ही नहीं है। मैं पूरी दुनिया में जिधर भी जाऊंगा मैं भिंडी तलाश करूंगा, मैं करेला तलाश करूंगा। क्यों? मैंने पाकिस्तान में खाया। जो कश्मीरी है वो पूरी दुनिया में जाके कड़म साग तलाश करेगा, वो कड़म खाना चाहेगा क्योंकि टेस्ट कॉन्शियस है ना। तो बराए करम मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो तमाम लोगों से कि पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स की मीटिंग जो है ना उसको करवाना और उसको सेमिनार करवाना शुरू करवाएं, तब पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर में एक्सेल कर सके। बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी इस कंटिन्यूटी में। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी पाई जाती है वो इसी बात की है कि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर इदारे ने अपनी एक 2 इंच की मस्जिद बना के, तो ये PH डैक ने जो ये कंटिन्यूटी की है ना, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़, जिस तरह साजिद साहब को प्रोडक्शन पे बुलाया है, इसी तरह मार्केटिंग से रिलेटेड भी एक्सपर्ट हो। अपनी जो सोच है हम मार्केट ड्रिवन रखें, हम प्रोडक्शन से प्लीज स्टार्ट ना करें। ये हम पिछले 75 साल से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ नहीं हासिल हो रहा है। एक नई अप्रोच आ गई है पूरी दुनिया में, वैल्यू चेन अप्रोच, दैट इज मार्केट ड्रिवन अप्रोच। तो मार्केट से हमेशा स्टार्ट करें, फिर प्रोडक्शन वाली साइड पे हैं, ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन हो कि यार मार्केट में वाकई जान है और हम उसके अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम आपका फोरम इस पे पार्टिसिपेट किया है, और दूसरा ये कि मैं ऑलरेडी हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट बोर्ड में रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं। और यही दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट से ही स्टार्ट करें। कोई भी आप सेमिनार करवाते हैं, मार्केट एक्सपर्ट होना चाहिए,
वैल्यू एडिशन के भी बंदे होने चाहिए उसके अंदर, सप्लाई के भी होने चाहिए, जिन जिनका साजिद साहब ने कहा है कि ये इदारे होने चाहिए, ताकि हर किसी की इनपुट आए और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपनी इनपुट दे सकें, और आप फिर जाके कोई एक पॉलिसी या कोई एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूंगा, मुझे सिर्फ अस्सलाम दो से वालेकुम। तीन मैं काफी देर से हैंड 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 रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या इसमें वो हो नहीं रहा। तो मैं अपनी सर मुख्तसर सी आप इनपुट देना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। सर क्यों नहीं सर, आप हैंड ना भी रेज करें, आपका आना हमारे लिए बायसे शर्फ है सर। सर वेलकम थैंक सर, यू। बात करें थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। अच्छा देखें, साजिद साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी, और उसमें जो उसकी रियल जो पॉइंट्स थे कि आपने कैसे R&D को देखना है, और फ्रूट के लिए, हर क्रॉप के लिए एक खास टेक्नोलॉजी चाहिए। वो नॉलेज के बगैर तो आप नहीं कर सकते। ये तो अपनी जगह, इससे बेहतर तो चीज़ ही कोई नहीं ना। तो मेरा जो बहुत ज्यादा, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये एक बड़ी अहम क्रॉप को हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि उसके स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, ताकि उसको देखे कि फ्यूचर इसका क्या है। अच्छा, अब कुछ चीजें जो ना इसमें बड़ी शायद आपको फनी भी लगेंगी, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 15-16 साल से सोशल मीडिया के ऊपर हूँ। मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, आ, लेकिन शदीद किस्म की मुझे तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। और जब वो तनकीद करने वाले जो है ना, वो इवन गाली गलौज तक भी पहुंचते हैं, तो जब मैं उनको तलाश करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें 99% एग्रेरियन होते हैं। 99% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के होते हैं, जिनके कोई एथिक्स नहीं है। गाली निकाल के बात को स्टार्ट करना वो अपना फख्र समझते हैं। हुकूमत को गाली देते देते वो इतने आदी हो गए हैं कि अब वो किसी बंदे को भी कोई भी काम कर रहा है, वो बड़े आसानी के साथ वो बदजुबानी करते हैं। तनकीद, पॉजिटिव तनकीद का पता ही नहीं कैसे करना है। सीधा अगर किसी से इख्तलाफ करना है तो वो डट के बदजुबानी से करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे जो तलबा है माशाल्लाह, हमारे अपने स्टूडेंट, वो टॉप पे होते हैं। उसके बाद फिर जो फार्मर्स हैं और इस इंडस्ट्री के साथ हैं, बहुत सारों को ये होता है। अच्छा, बहुत सारे ये लोग समझेंगे कि शायद मैं ये हट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट के ऊपर बता रहा हूँ। मुझे शायद अगर कोई लॉजिकली देखा जाए तो शायद मुझे तनकीद का निशाना शायद डॉक्टर्स कम्युनिटी को बनाना चाहिए, फार्मासिस्ट को बनाना चाहिए। डाइटिशियन मुझे तनकीद का नहीं, वो मुझे वेलकम कहते हैं। मुझे क्या लगे उनके फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर की मैं जहां बात करता हूँ तो उसमें यही होता है कि तुमने की ही ये क्यों बात है। तुम होते कौन हो, तुम एग्रीकल्चर की बात करने वाले और हमें ये बताने वाले, करने वाले। हाँ, ये हमें बताओ सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये बताओ। हमें ये बताओ कि फ्री खाद कहाँ से मिलेगी। हमें ये बताओ कि फ्री सीड कहाँ से मिलेंगे। हमें ये बताओ कि हमारी सारी प्रोड्यूस आंखें बंद करके उठा कौन लेगा। वो इन चीजों के आदी हुए हैं। अब ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना, जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं ना कि ये हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू से मुराद, जब आम जिम्मेदार ये लेता है कि हाई वैल्यू से मुराद ये है कि मैं लगाऊंगा इसमें बहुत पैसा मिलेगा, हरगिज 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 नहीं। क्योंकि इसके ऊपर आपको इनपुट भी होता है, बहुत ज्यादा है। आपकी नई क्रॉप है, आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ेगी, आपके रिसोर्सेज भी बहुत लगेंगे। हाई वैल्यू से मुराद ये है कि ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इसके अंदर, दुनिया में इसकी डिमांड है। पाकिस्तान में खास लोग अभी खाएंगे। हाँ, इससे 10-20 साल बाद हो सकता है कि इसका भी ड्रैगन फ्रूट वाला, इसका भी स्ट्रॉबेरी वाला हाल हो जाए, वो बात की बात है। अभी क्या है, यहाँ जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि एक तो तनकीद से नहीं घबराना। पहली ये बात, आपको बहुत सारे लोग डिस्करेज करेंगे, उसको आपने इग्नोर करना है। ये बेचारे साइकोलॉजिकली बड़े सप्रेस्ड डिप्रेस्ड लोग हैं जो तनकीद करते हैं। जो काम करता है ना, वो सिर्फ ये देखे कि कौन से लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से लोग हैं इस फ्रूट के लिए हमें रियल गाइड कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो इसको एक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को इकट्ठा करें और इसका एक फोरम बनाएं और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। R&D कभी खत्म नहीं होती।
मुसलसल जारी और सारी रहती है। हर साल एक नया प्रॉब्लम आता है। जो R&D नहीं करते वो पुरानी चीजें बाहर से लेके आते हैं या एक टेक्नोलॉजी के लेके आते हैं, कुछ अरसे बाद पिट जाते हैं। इसके ऊपर नए कीड़े आएंगे, नई बीमारियां आएंगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नई आएगी, मार्केट की नई चीजें आएंगी। जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे ना, नंबर वन चीज इसके अंदर, नंबर वन मैं कहूंगा जो चीज है इसके ऊपर, वो मार्केटिंग है। नंबर वन भी चीज, अगर आप पैरेलल इसकी मार्केटिंग, इंटरनेशनल लोकल मार्केट, उसको प्रॉपरली नहीं देखते और उसको मार्केट को टच नहीं करते, मार्केट को स्टडी नहीं करते, मार्केट को अपना ड्रिवन जो इंसेंटिव है टूल नहीं बनाते, तो आपकी सारी एफर्ट जो है ना वो नीचे बैठ जाती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। एक तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपनी जो एक्सपर्टीज है हमारे साथ शेयर की। हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं और उसमें बड़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमें सीखने के लिए मिलती भी है। बड़ी मेहरबानी। मैं डॉक्टर साहब की बात को और साजिद साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। आसिफ साहब ने बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की कि हमें मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ चलना चाहिए। सर, PIDC का मैंडेट भी यही है। हम मार्केट ड्रिवन अप्रोच के साथ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं। सिर्फ सारे लोगों की खिदमत में अर्ज करता चलूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग राउंड द ईयर फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये जो वर्चुअल सेशंस हैं वो करते रहते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं हर सेशन के, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और फिर मार्केटिंग तीनों को लेकर चलते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से की जा सके, जिससे मार्केटिंग बेहतर हो सके उसकी, क्योंकि मार्केट का ताल्लुक आपको पता है क्वालिटी के साथ है। और जब हमने मार्केट में जाना है तो हमें अच्छी क्वालिटी के साथ जाना है और अच्छी प्राइसेस के साथ जाना है, जो कि फील्ड के अंदर या खेत के अंदर पैदा की जा सकती हैं। क्योंकि किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को या किसी भी प्रोडक्ट को जिस क्वालिटी में कुदरत ने पैदा किया है या जिस क्वालिटी में आप लोगों ने उसको बना लिया, उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। उससे मजीद मेंटेन तो किया जा सकता है लेकिन मजीद बेहतर नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रोसेसिंग दुनिया की ऐसी नहीं है जो उसकी शक्ल को इम्प्रूव कर दे। बल्कि वक्त के साथ चूंकि ये पेरिशेबल हैं, जब हार्वेस्ट हो जाती हैं तो उसकी क्वालिटी नीचे आती है। तो हमने बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी। मार्केटिंग के हवाले से मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि हम लोग B2B मीटिंग्स कर रहे हैं। हम हमारे 56 मुल्कों के अंदर ट्रेड मिशंस हैं। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें आप, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आपको वो सारी मीटिंग्स मिल जाएंगी। हम यहाँ से पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को बिठाते हैं और वहाँ से इंपोर्टर्स को बिठाते हैं। और मार्केट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो इंसाइट होती है वो हमारे अपने एक्सपोर्टर्स के साथ शेयर करते हैं। और जो वैल्यू चेन का बाकी पार्ट है प्रोसेसिंग का, सर हमारे अब चूंकि ये ड्रैगन फ्रूट का हमारा फर्स्ट एवर सेशन था, चूंकि हमने इसको इसके ऊपर अब काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू चेन पूरी की पूरी हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। जिसके अंदर हम, जिस तरह साजिद साहब ने भी बताया कि DPP की तरफ से इसके SPS कंप्लाइंस के ऊपर बात होनी चाहिए, लॉजिस्टिक के ऊपर बात होनी चाहिए, प्रोसेसिंग के ऊपर बात होनी चाहिए, पैकेजिंग के ऊपर बात होनी चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है हमारी मार्केट के साथ। तो मार्केट की जो इनसाइट है उसको लेके हम पीछे की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। अगले सेशंस में आपको ड्रैगन फ्रूट की ये सारी की सारी चीजें जरूर मिल जाएंगी। जो बाकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आपने बात की, सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं, मैंगो है, सिट्रस है, पोटैटो है, अनियन है, फ्रूट और वेजिटेबल में ये मेजर मेन प्रोडक्ट्स हैं। सर हम उनके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमने सिंध के अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी टंडो LIR के अंदर की है, जिसके अंदर हमने पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसकी हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक को साथ कवर किया है। और साथ हमने मैंगो फ्रूट बैग फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किए हैं। हमने पिछले साल भी एक प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर हमने 1.5 लाख के करीब बैग तकसीम किए थे अमंग दी प्रोग्रेसिव ग्रोर्स, जो आम के फार्मर हैं जिनका डायरेक्ट लेजोन है एक्सपोर्टर्स के साथ, और उनको हम कनेक्ट भी करा रहे हैं एक्सपोर्टर्स के साथ। इस साल हमने चाइना से 2 लाख के करीब बैग इंपोर्ट किए हैं, जो हमने अंदर हम मुल्तान के अंदर तकसीम करने चाह रहे हैं। और हम लोग जो कंसर्न जो इंस्टीट्यूट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह मैंगो का मुल्तान के अंदर MRI है वो हमारे साथ राब्ते में है। सिंध में ARI है वो हमारे साथ राब्ते में था। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ राब्ते में थी। सिंध एग्री जो ग्रोर एसोसिएशन है वो हमारे साथ राब्ते में थी। हमने सबको इकट्ठा किया एक जगह पे और हमने एक बड़ा सेमिनार किया और मुल्तान से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर जितनी सरप्लस हैं, पोटैटो के अंदर हम लोग 2 एक्टिविटीज अभी फिजिकल कर चुके हैं, अभी अगले महीने में फिर प्लान्ड है। हमारी हर माह के अंदर 1 या 2 फिजिकल एक्टिविटीज हब के अंदर होती है, प्रोडक्शन हब के अंदर, जिसके अंदर हम एंड टू एंड कवर करते हैं। उसके अंदर DPP के लोग होते हैं जो प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ से, जो SPS कंप्लायंस के ऊपर बात करते हैं,
लॉजिस्टिक के लोग होते हैं जो लॉजिस्टिक पे बात करते हैं, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम एकेडेमिया से या रिसर्च के इदारों से हम लोगों को मदऊ करते हैं, ताकि वो गो के ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शायद उस लेवल पे नहीं है जितनी शायद जरूरत है, लेकिन पीआईडीसी की जितनी कैपेसिटीज हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट के अंदर जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड ला के एक टेबल पे बिठा के हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह साजिद इकबाल साहब, इनका बड़ा नाम एक्सपोर्ट होगा, जो कि फोन की टाइम हमें दे दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज आप लोगों के साथ शेयर करें। मकसद यही होता है, जो सारा जिस तरह अभी आपने भी बात की, साजिद साहब ने भी बात की, शहजाद बसरा साहब ने भी बात की, कि सारे लोगों को एक पेज पे आने की जरूरत है। जब तक फार्मर ये नहीं समझेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंज्यूमर या कस्टमर को क्या चाहिए। साजिद साहब ने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी थी कि अंग्रेज को मीठा आम शायद नहीं पसंद, उसको अल्फांसो पसंद है, कि उसमें चीनी, उसमें मिठास कम है, ब्रिक्स कम है उसका। तो हमने मार्केट को समझना है कि आपका कस्टमर या कंज्यूमर चाह क्या रहा है, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना है। तो ये सारी की सारी अप्रोच तब तक नहीं आएगी जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आप आपसे मेरी गुजारिश ये होगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आजकल तो बड़ा आसान है सर, आप घर में बैठे हुए हैं, हम भी घर में, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब हमारा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें। आपको तकरीबन 80 के करीब वेबिनार्स नजर आएंगे, और तकरीबन 25 के करीब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नजर आएंगी, जो हर प्रोडक्ट की किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसके अंदर वैल्यू एडिशन है, जिसके अंदर उसकी लॉजिस्टिक्स है, जिसके अंदर उसकी मार्केटिंग है, जिसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। कोशिश सर हम पूरी कर रहे हैं। बाकी आपकी बात को हम लेके चलेंगे आगे। इससे अगला सेशन हम कोशिश करेंगे कि इसकी पोटेंशियल मार्केट्स, हमारे ट्रेड मिशन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी आपके साथ मुखातब करवाएंगे, और उनसे उनकी कंट्रीज के अंदर जो मार्केट पोटेंशियल है, जो कंपेटिटर्स का रिस्पांस है, जो कस्टमर्स का रिस्पांस है, जो उसकी कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करें। बड़ी मेहरबानी जी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा, मैं अगला सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। अब्दुल रहीम खान साहब हैं हमारे साथ, सर आप बात करें सर प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, खबर साहब, शुक्रिया। मैं एज यूजुअल तंग करता रहता हूँ पीएचडी को आकर, जब भी आप सेमिनार को या बनाते हैं तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। वेली रान परोनिया जोगी, तो जो बहुत सारे परोने आते हैं तो मेरी कोशिश होती है जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनसे शेयर करूँ। साजिद इकबाल साहब ने एक अच्छा टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ड्रैगन फ्रूट जो है वाकई एक नया फल है हम पाकिस्तानियों के लिए। हम 98, 95, 6, 7 में वहाँ जब इस्लामाबाद जाते थे तो वहाँ हॉर्टिकल्चर की एक्सपो पर ड्रैगन फ्रूट देखने को मिलता था। कहीं टेस्ट करते थे, कहते हो नहीं चंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अच्छा होता जाता है। मैं ये चाहूंगा कि साजिद इकबाल साहब ने हमें ये नहीं बताया कि हमारी जो टेम्परेचर रेंज होगी इस फ्रूट के लिए कौन सी सूटेबल करेगी। देखें, सरगोदा से कराची तक की बात तो सही है, बट बट बीइंग ए साइंटिस्ट उसके लिए एक फिगर होती है, उसके लिए एक डाटा होता है। वो उस डाटे को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को ऑन करता है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे इस जो फ्रूट है इसके चिलिंग टेम्परेचर क्या होगा फर्टिलाइजेशन के। हम अगर साइंटिफिक, अब क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्लाइमेट चेंज में टोटल डिग्री डेज या टोटल ग्रोइंग डेज बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि सूरज की कितनी जितने भी यूनिट एब्जॉर्ब होंगे, आफ्टर दैट फ्रूट विल बी राइप, मेच्योरिटी स्टेज, सेमी मेच्योरिटी स्टेज, फुल मेच्योरिटी स्टेज, सेनेसेस पर चला जाएगा। हमारे पास इस फ्रूट के बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर को, और उसके साथ एपीओ के साथ, एनपीओ के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम किया है। और मैंने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर है क्या और हम कर क्या रहे हैं। अभी आज सुबह ही मेरी एक मीटिंग चल रही थी एसीआई वालों के साथ, तो उनमें एक साहब ने कहा, उनके
सीनियर साइंटिस्ट ही थे कि भाई हमें चाहिए कि हम माइंड सेट चेंज करें। माइंड सेट चेंज करेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। और यही बात हकीकत है कि जैसे डॉक्टर बसरा साहब ने कहा कि तनकीद करते हैं, तनकीद भी ठीक है, लोग करते हैं, लेकिन जब मैं अपने सब्जेक्ट को भूल जाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में पाँव रखता हूँ, तो लोग तनकीद करते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट में अपनी वर्थ क्यों नहीं बनाता? मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया है, मैंने उसमें एक जिंदगी का वक्त गुजारा है, मैं उसको क्यों नहीं अपनी वर्थ बनाता? मुझे दूसरी चीज में घुसने का क्यों शौक है? ये वाली चीजें होती हैं जो लोग हमको तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हम टच तो कर देते हैं। एग्रीकल्चर डजंट मीन, मेरी एक जगह ट्रांसफर हो गई थी, तो मैंने अपने डीजी साहब से कहा कि सर मेरी ट्रांसफर इधर ना करें, मैं फील्ड का बंदा नहीं, लैब का बंदा हूँ। तो डीजी साहब मेरे कहने लगे, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस पढ़ी है, हॉर्टिकल्चर पढ़ी है, एग्रोनॉमी पढ़ी है? मैं कहा यस सर। कहना गो देयर एंड परफॉर्म योर ड्यूटी एज ए फार्म मैनेजर। मैं कहा राइट सर। तो चीजें सब हमें आती हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपर्टीज हमारी शामिल हो जाती है। अब कैबी वाले बहुत सारे लोग हैं, कैबी को जब इश्यू होते थे तो वो पोस्ट हार्वेस्ट को अप्रोच करती थी कि ये हमारे इश्यू है, इसे हमें हल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम उनकी हेल्प करती थी और हल इश्यू करते थे। जो मिलजुल कर काम करना का कल्चर है ना जी, ये हमारे में नहीं। हमारे में कल्चर ये मिलजुल कर काम नहीं करना, मिलजुल कर एक दूसरे की टांग जरूर खींचनी है। हम सच झूठ हर जगह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सच सच ही रहेगा। क्या होता है सच? एवरीबॉडी नोस। मैं फरिश्ता नहीं हूं, मेरे में भी लाखों खामियां। हम उन खामियों को ऑन करें। अगर खावर साहब ने इतनी मेहनत की, अब खावर साहब इतनी मेहनत करने के बाद इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि उन्होंने हर क्रॉप को डिस्कस करते हैं। जब हर क्रॉप को डिस्कस करेंगे, हर क्रॉप के बारे में सोचेंगे, तो आप कुछ ना कुछ अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप अच्छे रिजल्ट लेंगे। मार्केटिंग जो है ना जी, मार्केटिंग, मैं वैल्यू चेंज पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर वैल्यू चेन डेवलप होती है तो लोग तो सिर्फ वही फल खाएंगे ना जिनकी जेब में पैसा है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसे क्या मिलेगा? तो ये जो चीजें हैं, इनको भी कंसिडर करें। वैल्यू चेन की बजाय अगर हम सप्लाई चेन को इम्प्रूव करें, और वैल्यू चेन, अब हमारा जो आम है, हॉट वाटर वेपरी ट्रीटमेंट के साथ जब वो जापान जाता है तो हजारों रुपए का वो पर केजी भी बिकता है। कहते हैं 4,000 रुपए 5,000 रुपए पर केजी बिकता है। खैर मैंने तो नहीं वहां जाकर खाया, लेकिन ऐसे में बिकता है। तो ये चीजें हमारे पास हैं, हम हर चीज की मार्केट कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं वो शुड बी ऑन पॉजिटिव एंड। इसलिए ना करें कि यार मेरा माल निकल जाए, वो इसलिए करें कि मेरा माल जाए और आगे से मेरा ऑर्डर रिपीट हो। हमारी मार्केट तो लोगों ने तो, पाकिस्तानियों ने तो फार्म यार्ड मनीर को भी मार्केट कर दिया, अपनी मिट्टी को भी मार्केट कर दिया है। टैलेंट की कमी नहीं है, अप्रोच की कमी है। अब ड्रैगन फ्रूट है, ये शुरू हो गया है, तो ये ड्रैगन फ्रूट इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा, टेस्ट डेवलप लोगों का हो जाएगा। लेकिन इस ड्रैगन फ्रूट की क्या हिस्ट्री होगी, इसको किस तरह मैनेज करना है, इसकी हार्वेस्ट मेच्योरिटी क्या होगी, शेल्फ लाइफ क्या होगी, फिर बात बनेगी। अब स्ट्रॉबेरी की हम बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी इमीडिएटली अगर हम हार्वेस्ट करते हैं और इमीडिएटली शिफ्ट कर देते हैं कूल वैन में, हमारी स्ट्रॉबेरी की लाइफ 15-20 दिन हो जाएगी। और अगर उसे रखना है रिक्शे में, रिक्शे ने मंडी जाना है, मंडी से फैसलाबाद आना, तो फिर कहाँ लाइफ बनेगी? हमारे पास काम करने की सेंस नहीं है। हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तरीके से मेहनत करने की आदत नहीं है। मेरी आदत, जिस तरह अभी मेरी तस्वीर आ रही है, मेरी आदत ये है कि मेरी नमूदो नुमाइश क्या होगी, मेरी खुद नुमाई क्या होगी। और कहाँ की खुद नुमाई, कहाँ की नमूदो नुमाइश, एक दिन मिनट में खत्म हो जाता है बंदा। तो काम करो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे फार्मर्स के लिए। हम सब कर सकते हैं, और यहाँ जितने लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, कोई एक दूसरे से, एक से बढ़कर एक अच्छे लोग, लेकिन काम करें फार्मर की भलाई के लिए। हमें साजिद इकबाल साहब को चाहिए कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दें कि भाई हमें कैसी सॉइल चाहिए, कैसा उसका चिलिंग, उसकी वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसका ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी प्लांट की। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम ये भी कामयाब हो जाएगा।
लोग कहते थे कि अंगूर नहीं होता, आज अंगूर कहाँ का कहाँ है, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें बोर्ड वालों का माशाल्लाह वन स्टेप अहेड होते हैं कि वो हमें पहले मार्केट की तरफ ले जाते हैं। उनकी सोच भी अच्छी है, वो बुरी सोच नहीं है कि यार कल को ये चीज लाएंगे तो मार्केट कहाँ करेंगे। जैसे अंगूर की फसल हुई तो उस वक्त हम जब कहते थे मीटिंग्स में, गवर्नमेंट की मीटिंग्स में कहते थे सर अंगूर बहुत हो गया, किसी को मार्केटिंग का कर रहे हो, हो जाऊगा, क्या हो गया, लोगों को बेचारों का आज फसल नहीं मिलती। इसलिए हर सोच पैरेलल चलनी चाहिए, हर काम पैरेलल शुरू करना चाहिए और टीम के साथ शुरू करना चाहिए। और इसके साथ नहीं शुरू करना चाहिए कि नहीं यार वो हिस्से का भी काम मैं कर रहा हूं, मेरा नाम बहुत हो जाए, नहीं, कोई जरूरत नहीं, सबको अपने हिस्से का नाम मिल जाएगा। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक। ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड वालों के साथ, मैं इनके साथ ज्यादा मुतफिक नहीं हूँ। ये एक्टिविटी करते हैं, फील्ड एक्टिविटी कम करते हैं, ये वेबिनार ज्यादा करते हैं। और मैं फील्ड का बंदा, मैं कहता हूँ 24 घंटे रहने फील्ड चाहिए, लेकिन इवन देन दे आर डूइंग वेल। उनकी जितनी मैन पावर है, जितने रिसोर्सेज हैं, दे आर यूजिंग वेरी पॉजिटिवली। और वो इंशाल्लाह, मैं ये मेरी जो सोच है जी, इन्हें हर वक्त फील्ड में होना चाहिए। इंशाल्लाह एक वक्त ये आएगा ये लोग भी हर वक्त फील्ड में होंगे, इनकी टीम में भी ऐसी होंगी। और हॉर्टिकल्चर बोर्ड जब बना था इनिशियली, उसके लिए जब बाई लॉस बन रहे थे उस वक्त मैं साथ था, तो लेकिन मैंने अपना वक्त गुजारा, आगे आ गया। अब ये लोग हैं और इंशाल्लाह ये लोग बहुत कामयाब होंगे। सिर्फ एक चीज श्योर करनी है, जो इनका और इनके अल्लाह का मामला है, नीयत अच्छी रखनी, नीयत अच्छी रखनी है। बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान, ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान फ्लोरिश करेगा, एक्सपोर्ट में अच्छा जाएगा, चंद पैसे हमें भी मिल जाएंगे। तो यार काम करो, काम के लिए काम करो, पैसे के लिए मत काम करो। अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे, टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, दो तरफ डिवर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव जाएगी। बेस्ट ऑफ लक खावर साहब और जाफर साहब और अतर खोखर साहब, आपकी बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं जो आप लोगों को इस तरह एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। चले बातें तो करते हैं, कोई मीठी, कोई खट्टी, कोई फीकी, कम से कम होती तो हैं, और कुछ ना कुछ बंदा सीखता है। उस सीखने का अमल ता वो ता आखिरी सांस तक जारी और सारी रहता है। हम सीखें, पॉजिटिवली सीखें और लोगों के लिए सीखें। इन्होंने जो बैगिंग का काम शुरू किया, मैंने बैगिंग के लिए 2015 में कोशिश की, मैंने काम हो गया, बड़ी कोशिश की यार हम बैग ले लें, वो कोई इधर से माशाल्लाह इन्होंने शुरू कर लिया। अब इन्होंने शुरू कर लिया, इंशाल्लाह कामयाबी भी इनके पास आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, बस नीयत अच्छी रखें। हमारा मकसद काम का बनाना है, हमारा मकसद दौलत कमाना नहीं है, खुद नुमाई नहीं है, नमूद नुमाइश नहीं है कि मुझे इतने लाइक्स मिल गया मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। मैं मेरी भी कहीं वो, मुझे लोग कहते हैं यार वीडियो चैनल बनाओ, मैंने कहा मैं वीडियो चैनल बनाऊंगा, मैं अपने ज़रात पर नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा लोगों को अपने अखलाकियात सही करो, अपने एथिक्स सही करो। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें हटकर थी, कुछ में कहते थे पूरे करो इन्हों। जी बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं आपकी और बाकी जितने हमारे मोहतरम दोस्त हैं उनकी जो तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतरें। कोशिश कर रहे हैं सर कि हम फील्ड की एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा करें, लेकिन हमारे पास बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं जो आप भी समझते हैं। हम टोटल 3 लोग हैं एग्री डिपार्टमेंट में PhD की, जो सारा कुछ ये करें, 4 लोग हैं हम लोग। इन्हों तो पीछे हमारी कुछ टेक देनो देना अपनी इश्यूज हैं इधर थले और देनो। खैर आपकी मेहरबानी है। हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं जी। मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, एक बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, खबर साहब मैं जरा लीव करूंगा, मुझे कहीं एक और मीटिंग में जाना है। थैंक यू वेरी सर मच, सर बेस्ट ऑफ बहुत ऑल। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। खबर नदीम साहब, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो साजिद साहब से है कि ड्रैगन फ्रूट के जो क्लाइमेट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट उसके हवाले से मैं साजिद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा का साउथ रीजन है जिसमें कोहाट, करक और ये खान ये एरियाज आती है ना, तो क्या वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन जो है ना वो सक्सेसफुल है? और जो हमारा सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा के जोन है पेशावर, मर्दान, स्वाबी, इस एरियाज, ये 2 एरियाज थोड़ा सा कर ले। और दूसरा
मतलब पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट्स के फार्म्स जो है ना वो जरा सा लोकेट करें कि वो कहाँ कहाँ पे है, ताकि अगर हम उनको विजिट करना चाहें, मतलब उनसे कुछ सीखना चाहें, तो हम कौन से फार्म को विजिट कर सकते हैं? जी सर। वो चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए कहूँगा कि पिछले दोनों मैंने पहले ना वो टेम्परेचर उसके बारे में बता दिया था कि टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, और 20 डिग्री से लेकर 37 तक जो है आइडियल है। 20 से 37 इसका वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये आइडियली ग्रो करता है। इसकी जो मैंने इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, इसकी हेल्थ बड़ी अच्छी लगती है, ये फल बड़ा अच्छा देता है। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है ना इसको फिर बचाना पड़ता है। यानी कि अगर स्कॉर्चिंग हीट होती है तो कभी इसको छांव देनी पड़ती है, कभी इसको पानी रखना लगाना पड़ता है, और जब कभी सर्दी आती है तो इसको प्लास्टिक पॉलिथीन शीट से कवर करना पड़ता है। तो आपका जितना लंबा सर्द पीरियड होगा उतना ही इसको बचाना और संभालना मुश्किल होगा। तो वो तमाम इलाके जो सर्दी वाले हैं उसके अंदर अभी फिलहाल आप ट्रायल की बुनियाद के ऊपर 15-20 पौधे लगा के देखें, इससे ज़्यादा ना करें। पूरी दुनिया में सर्द इलाकों में ये कामयाब नहीं है। थोड़े से पौधे लगाएं, उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में लेके चलें, और वो फिर आपको आगे कामयाबी या नाकामी की तरफ लेके चलेगा। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि उस इलाके का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सब कुछ आपको ना करके दिखाए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके अलावा कोई और किसी का सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रैगन फ्रूट। हाँ साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जी जी पूछें। पाकिस्तान में फार्म्स कहाँ पे है, मतलब ड्रैगन फ्रूट के फार्म्स कहाँ पे है, जिसको मतलब अगर हम मुंह पे मिले तो हम उसको विजिट करें और उनसे जो है ना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद मालूमात ले, प्लांट्स के अवेलेबिलिटी के हवाले से, वेराइटीज के हवाले से। इस्माइल जी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट साजिद करूंगा साहब, कि जो मुझे, लाहौर के अंदर। जी जी, पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ना लाहौर में जल्लो के करीब है फार्म हाउस, वहां पे विजिट करवा दूंगा। बाकी अगर साजिद साहब इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज। जी बिल्कुल, इसको भी कोई 12 से 13 फार्म्स ऐसे हैं जो कि पंजाब में मौजूद है, और जहाँ पे इस वक्त ये फल दे रहा है, यानी कि फल देने पे आ चुका है। तो हम तो इसको बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी समझेंगे कि 12 से 13 फार्म्स के ऊपर फल आ चुका है, और लोग वहाँ से खा चुके हैं। इस सीजन में मजीद फल लग चुका है अभी, बल्कि अगले को 15 दिन में इसके ऊपर फूल और फल दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। और उस वक्त आप बल्कि कसूर वाले फार्म के ऊपर भी आ चुका हुआ है, लाहौर में भी आ चुका है। आप जाएं, वहां पे विजिट करें, उसको चेक करें, एनुल यकीन से आगे हकुल यकीन पे जाएं। यानी कि आपको फल को छू के, खा के, टेस्ट करके फिर उसके बारे में फैसला करें। अब ये नहीं है कि तो आंखें बांध के आपको जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहा है। आप खुद चेक करें, खुद देखें। और मैं फिर कहूँगा कि आपका अपना डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उन फार्म्स पे जाके ऑफिशियल वीडियो रिकॉर्ड करे और लोगों को बताए कि ये फैक्चुअल पोजीशन है। देखिए, मैं अगर होऊंगा ना फार्मर, तो मैं अपने खेत के सबसे अच्छे पौधों की तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएगा, वो अच्छे भी दिखाएगा, वो बड़े भी दिखाएगा, दोनों चीजें चेक करवाएगा। वो रियल पिक्चर देगा कि 1 एकड़ से क्या 3 टन पैदावार आ भी रही है, या उसको सिर्फ हमने बुक्स में पढ़ छोड़ा कि 3 टन आ रही है, 5 टन पैदावार आ रही है। तो बराए करम PHDC और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएं, और जो हम आप विजिट करना चाहें हम आपको इंशाल्लाह ताला, मैं भी साथ खड़े होकर आपको विजिट करूंगा। जी थैंक यू जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अ, जी। कोई और इसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा, हो तो। जी जी आसिफ साहब बोलिएगा प्लीज। सजेशन आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है। डिपार्टमेंट उस साल का डाटा भी हो, और वो वीडियो और वो डाटा रिजल्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे डालें, उन फार्मर्स की डिटेल्स भी सारी, ताकि मैं एक नया फार्मर अगर जाना चाहे तो डायरेक्ट उनके पास जा सके। आप तो फिर इसी तरीके से इस तरह का भी एक माफी अंदर आ जाता है जो कि सादा लोगों को वो गलत ट्रैक पे लेके जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर इदारे इसमें इन्वॉल्व हों, खासतौर पे आप, क्योंकि आप एक्सपोर्ट, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई हमारे प्लेटफॉर्म से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि क्रॉप एक्चुअली है क्या, इसकी वर्थ क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैसी है, इसकी फिजिबिलिटी कैसी है,
कोशिश करते हैं कि हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। चूंकि ये आज हमारा पहला सेशन था, तो हम आप लोगों को इसीलिए वेलकम कर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से जितनी सजेशंस आएंगी उसकी बुनियाद पे हम लोग फिर इसका वे फॉरवर्ड बना सकेंगे। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। जर जरमीन तारिक साहब जी हमारे साथ हैं, आप बात करना चाह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, मेरा ये वालेकुम सवाल है सलाम। मेरा ये सवाल है कि इसकी शेल्फ लाइफ हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी साजिद साहब, शेल्फ लाइफ के ऊपर प्लीज कमेंट तो करिएगा। शेल्फ लाइफ का जो दुनिया में बड़े आसान से पैरामीटर्स होते हैं ना, वो तो पैरामीटर्स जो होते हैं कि फल को तोड़ने का सांस से नमी उसको रोका जाता है, पैकिंग जाती है, उसके बाद जेल आइस लगा देते हैं ताकि उसके अंदर से जितनी भी नमी का अखराज हो रहा है वो कम से कम हो जाए। फिर वैक्सिंग की जाती है, वैक्स कोटिंग कर दी जाती है, बड़ी बारीक सी थिन लेयर जो है उसके ऊपर वैक्स की कोट कर दी जाती है, जो कि एडिबल वैक्स होती है। वो फिर अंदर की नमी को उसके अंदर ही जज़ब रखती है, बाहर सबसे अच्छा और बेहतर इसमें जो होता है कि इन तीनों पैरामीटर्स को इकट्ठे करके इनको रिफर कंटेनर्स के अंदर जो है वो डाला जाए। आजकल कुछ ऑर्गेनिक इस तरह के मटेरियल्स भी अवेलेबल हो गए हैं कि जो कि फल को या फूलों को लगा दिया जाए तो वो उनकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज कर जाती है, मार्केट में अवेलेबल है। सबसे अहम मैं बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान से इस वक्त 3 या 4 अच्छे फार्म डेवलप हो गए हैं जहाँ से हम फूल पैदा कर रहे हैं, फ्लावर्स पैदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो उन फूलों को ट्रीट करने के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के केमिकल्स आ चुके हैं जो कि उनकी शेल्फ लाइफ को 25 दिन तक ले जाते हैं। हमारा फूल टूटने के बाद भी 25 दिन महफूज रहता है, तो फल तो बड़े आसानी से 40 दिन तक रह सकेगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम अगला सवाल लेते हैं जी। मलिक मुजफ्फर कादर साहब, आप बात करें प्लीज, आप सवाल पूछने सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी एक तो जी साहिब साहब का नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दें और उसके अलावा इन्होंने ना एक एग्री प्राइस मार्केटिंग के हवाले से साइट का जिक्र किया, वो भी शेयर कर दें चैट बॉक्स में। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसे करते हैं जी। आपके साथ साजिद साहब का नंबर भी शेयर कर देंगे उनकी इजाज़त से, और आप उनसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। नंबर आप शेयर कर देंगे, बिल्कुल करें। जी प्लीज, जी कर देंगे। कोई और क्वेश्चन है जी किसी की तरफ से? हाजी इकराम साहब हमारे साथ हैं, आप हाजी साहब को बात हाँ करना चाह रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। हैं? जी वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो। जी हाजी साहब बात करें प्लीज। मैंने कहा सर जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैंने प्रोग्राम पूरा सुना है, माशाल्लाह बड़ी तबीयत खुश हुई है कि अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को रंग लाए और आपकी मेहनतों को रंग लाए। बहरहाल अच्छा प्रोग्राम है, जारी और सारी रहने चाहिए। बहुत मेहरबानी खोकर साहब की भी, खावर साहब की भी और जाफर साहब की भी। बस बाकी तो क्योंकि इतना इतना मेरा तजर्बा नहीं है ड्रैगन फ्रूट पे, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकता। बहरहाल ये एफर्ट अच्छी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपकी हिदायत पे अमल करके कुछ आगे परवान चढ़े इस काम में। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भाई साहब फॉर द इनकरेजमेंट, बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई सवाल किसी की तरफ से है तो आप पूछ लें जी, वरना हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। आई थिंक कोई और सवाल नहीं है। हम इस प्रोग्राम के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं साजिद इकबाल संधू साहब, उनका कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग ड्रैगन फ्रूट, इसके इंसेक्ट पेस्ट, इसके पानी के लगाने के मामला, खाद के मामला और बाकी चीज़ें, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पीएचडीसी के रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो, कोई तजवीज़, हम लोग जरूर उसको पिकअप करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम के ख़त्म होने के कुछ ही देर बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हमने आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं एंड पे ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उस प्रोडक्ट को टैप करें जिसके ऊपर काम होना चाहिए और नहीं हुआ हुआ। जिस तरह फ्लोरिकल्चर के ऊपर साजिद साहब ने बताया कि हमारी बहुत निग्लिजिबल ना होने के बराबर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, चूँकि उसके अंदर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत थी और शायद उतना काम हम लोग नहीं कर सके। हमसे मुराद ये है कि जो भी रिलेटेड रेलिवेंट इदारे हैं
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बड़ा अच्छा काम कर रही है, और हम लोगों ने कोशिश की थी कि उनके साथ मिलकर हमने भी कोई 5-7 एक्टिविटीज उसके ऊपर की हैं। गो के ये इतनी तादाद एक्टिविटीज की शायद काफी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अब ना होने से बेहतर है कि बंदा कुछ ना कुछ करता रहे। अपना कंट्रीब्यूशन जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि करते रहें, और चूंकि राउंड द ईयर हम लोगों ने ये एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो जो टाइम लिमिटेशन की वजह से प्रोडक्ट्स की जो तादाद है उसकी वजह से हर प्रोडक्ट के हिस्से में 2 या 4 एक्टिविटीज आती हैं, इससे ज्यादा आती नहीं, क्योंकि हमने फिजिकली भी जाके एक्टिविटीज करनी होती हैं। मैं आप लोगों से ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के जहन में ड्रैगन फ्रूट या इसके अलावा कोई और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, फल या सब्जी के ऊपर अगर आप लोगों के जहन में हो कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की जरूरत है गवर्नमेंट साइड से, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, प्रोडक्शन साइट हो, चाहे वो उसकी प्रोसेसिंग साइट हो, चाहे उसकी वैल्यू एडिशन साइट हो, चाहे उसकी लॉजिस्टिक या मार्केटिंग साइट हो, आप हमें जरूर गाइड करें। क्योंकि हमें ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी हमारे स्टेक होल्डर्स ने गाइड किया था कि ये एक नई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो साजिद साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें बड़े बेहतरीन किस्म के जो तरीके से हमें गाइड किया कि इसको कैसे काश्त करना है। तो अगर आपको लोगों को लगता है कि कोई और प्रोडक्ट भी है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, तो आप हमें जरूर बताएं। और ड्रैगन फ्रूट की जो आज हमारे साथ सजेशन शेयर की गई हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जल्द कुछ इवेंट्स लेके आएंगे, जिससे ये जो क्वेरीज थी मार्केट रिलेटेड और प्रोसेसिंग, ये अभी एक मोहतरमा ने सवाल पूछा था इसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर, हम कोशिश करेंगे कि अगला इवेंट इसकी प्रोसेसिंग, इसकी पैकेजिंग, इसकी ट्रांसपोर्टेशन और जो प्रोसेसिंग के अंदर मामला हो सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जरूरत है, जो राइज तरीकाकार हैं, उसके ऊपर आप लोगों के साथ एक एक या दो प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का मैं जिक्र यहाँ पे करूंगा कि हम लोगों ने को 3-4 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं इसी रवां साल के अंदर। हमने मैंगो बैगिंग का पायलट प्रोजेक्ट दोनों जोन्स के अंदर, सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, पिछले साल भी किया था, सक्सेसफुल रहा। और उसकी हमने मार्केटिंग जो है वो भी हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि कोई इवेंट करें मैंगो के स्टेक होल्डर के साथ, वो भी शेयर करेंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर 2 या 3 दिन के अंदर आपको उसका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगी। हमने पिछले साल कुछ बैग फ्रूट चाइना भेजा था और उसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त रहा है, वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि मार्केट से जब तक इंकरेजमेंट नहीं आएगी तब तक शायद हमें वो पीछे से मोटिव नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। बनाना के बंच बैग हम लोग तकसीम कर रहे हैं अमंग दी महंगा बनाना, जो हमारे ग्रोर्स हैं सिंध के अंदर, वो भी इसी साल हम कर रहे हैं। शायद अगले 2 हफ्ते के बाद हम वो इवेंट करेंगे। इसके अलावा मैंगो के डिहाइड्रेशन यूनिट्स हम लोगों ने अप्रूव करवा के दिए हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, और मुल्तान मोहम्मद वाशिफ एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ हमने किया है। चिली के हम सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट दे रहे हैं, जो एरिड जोन रिसर्च रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च PARC का उमरकोट के अंदर, उनके साथ हम ये की क्रॉप आपको जो हार्वेस्टिंग है 15 मई के करीब वो शुरू। जीबी के जो चेरी है हमारा चाइना के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर चेरी को अमल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जीरो टैरिफ के ऊपर चाइना इम्पोर्ट करेगा। तो हमारे पास एक अच्छी रीजनल मार्केट है, तो उसके अंदर हम जो हमारे जीबी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम 100% सब्सिडी के ऊपर जो उसकी फ्रेट है वो हम दे रहे हैं, ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले आने वाले वक्त में इसको लोग मजीद इसको इसकी कल्टीवेशन, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा के, ताकि चाइना मार्केट को वो टारगेट कर सके, क्योंकि वो हमारी नेबर मार्केट है। तो इस तरह की छोटी बुनियाद पे ही प्लान करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप हमारे साथ जरूर, चाहे हम कोशिश करेंगे कि हमारे मैंडेट के अंदर की जो प्रोविजन होगी उसको सामने रखते हुए हम उसका इनिशिएटिव जरूर लेंगे। मेरी तरफ से इतना ही है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आखिर में हमारे बहुत मोहतरम साजिद इकबाल साहब का बहुत 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 मशहूर हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। हम आने वाले वक्त में भी इनको करते रहेंगे। इनकी एक्सपर्टीज के अलावा मेरे मोहतरम बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला, हमारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और हमें अच्छी बातों के साथ इन्होंने नवाजा। अरशद साहब हैं पामिको के से, उनका बहुत मशहूर हूँ। अब्दुल खान साहब कर का ला मशहूर ਉਹਨੂੰ हूँ। ਲਾਣਾ ਤੇ मेरे ਲਾ ਲਓ दोस्त ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ वाह
जी जी, आपकी बात भी हम लोग जरूर सुनेंगे। ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। जिस हमारा मकसद यही है कि हम पॉजिटिव चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। उसमें से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बरकत डालती है चीज़ों में, और इंशाल्लाह अगर हम सही तरीके से चीज़ों को लेके चलें तो फायदा जरूर होता है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।